दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और हड्डी तोड़ सीरीज लेकर आया हूँ। इस सीरीज में प्यार भी है, तकरार भी है और लड़ाई झगड़ा साजिशें सब कुछ है। सीरीज का नाम है ब्लैक डव, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। ब्लैक डव एक संस्था है जो कि सरकार से इंफॉर्मेशन चुराती है और उसे महंगे दामों में बेच देती है। इस संस्था के पास खुद के फाइटर शूटर सब हैं। अब ज्यादा बातें न करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है क्रिसमस पार्टी से। इस पार्टी में हर कोई मौज मस्ती कर रहा था, लेकिन तभी पार्टी खत्म होने के बाद जेसन नाम का एक आदमी वहां से निकलता है, जो कि बहुत ही टेंशन में था। उसे शक था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो अपनी दोस्त मैगी के पास फोन करता है और बताता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तभी मैगी के पास फिलिप का फोन आता है, जो कि एक रिपोर्टर है। फिर वो उसे भी लाइन पर ले लेती है। जेसन पूछता है, फिलिप तुमने किसी से बात तो नहीं की, क्योंकि मेरा ये जानना जरूरी है। फिलिप कहता है, मैं किससे बात करता हूँ किससे नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर जेसन कहता है, देख मेरे भाई, अगर तूने किसी से बात की है तो बता दे, कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन तभी कोई आदमी आकर फिलिप और मैगी को मार देता है। जेसन फोन पर हेलो हेलो करता रह जाता है। फिर वो सॉफ्ट प्ले नाम से एक नंबर डायल करता है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड का था, और कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन इतने में कोई उसे भी ठोक देता है। अब ये लोग कौन थे, ये आपको आगे देखने पर समझ आएगा। ये है सैम। ये एक बार में बैठा दारू पी रहा था। तभी इसके पास इसकी बॉस रीड का फोन आता है, लेकिन ये फोन नहीं उठाता। फिर जब ये वहाँ से बाहर निकलता है तो इसकी बॉस का फोन दोबारा आता है। वो इसे कुछ काम कहती है और फिर ये कहकर फोन काट देता है। मैं समझ गया, ये है हेलन, जो इस कहानी की मुख्य किरदार है। ये डिफेंस सेक्रेटरी मोलिस की वाइफ है, जो कि इस वक्त टेंशन में था। फिर वो अपनी वाइफ को बताता है कि अखबार की कोई भी हेडलाइन अगर चीन से शुरू हो तो समझ लेना हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक चाइनीज एम्बेसडर ड्रग की ओवरडोज से मर गया, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं किसी ने उसको मारा है। उसकी बेटी भी कहीं जाकर छुप गई है, ताकि उसको अपने देश वापस ना जाना पड़े। फिर हेलन कहती है, आप ये टेंशन छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ, हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। फिर जब वो अपने घर से निकलते हैं तो रास्ते में भी मोलिस टेंशन में था। फिर जब वो पार्टी में एंजॉय कर रहे थे तो हेलन के पास एक बुढ़िया आती है और कहती है, आपने कमाल की पार्टी रखी है। फिर वो थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मोलिस पूछता है, ये औरत कौन थी? हेलन कहती है, पता नहीं, शायद कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगी। फिर वो मोलिस को कहती है, तुम बच्चों को शरारतें करने से रोको, मैं अभी आती हूँ। और फिर वो पार्टी हॉल से नीचे जाने लगती है, क्योंकि वही बूढ़ी औरत उसका इंतजार कर रही थी। फिर हेलन उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत बताती है कि कल रात 12:30 बजे जेसन नाम का एक आदमी साउथ बैंक पर मारा गया। क्या तुम उसे जानती थी? इस न्यूज से हेलन परेशान हो जाती है और कहती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में एक सिविल सर्वेंट था, मैं शायद उसे किसी पार्टी में मिली थी। फिर वो बुढ़िया कहती है, हेलन मैं जानती हूँ, पिछले कुछ हफ्तों से तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा था और कल का लंच भी तुम दोनों ने एक साथ ही किया था। हेलन कहती है, हाँ। फिर बुढ़िया पूछती है, तुमने उसके साथ अफेयर क्यों किया? क्या तुम्हें जस्टिस डिपार्टमेंट में कोई कॉन्टेक्ट चाहिए था? क्या कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी थी? हेलन कहती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे बस उससे प्यार था। फिर बुढ़िया बताती है कि कल रात 2 लोग और मारे गए। एक मैगी नाम की लड़की थी जो ज्वेलरी शॉप में काम करती थी, और एक फिलिप नाम का प्रेस रिपोर्टर भी। ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, बस कल पहली बार ही मिले थे, तुम्हारे उसके साथ लंच करने से पहले। फिर हेलन पूछती है, क्या जेसन को मरते वक्त तकलीफ हुई? बुढ़िया कहती है, नहीं, बस एक झटके में हो गया। फिर वो बुढ़िया पूछती है कि उसने जो तुम्हें बैग दिया था उसमें क्या था? हेलन कहती है, क्रिसमस गिफ्ट क्रिसमस के दिन ही खोले जाते हैं, मुझे नहीं पता उसमें क्या था, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, क्या उसको तुमने मरवाया है? बुढ़िया कहती है, नहीं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या वो ब्लैक डव की असलियत जानता था, कहीं कोई तुम तक ना पहुंच जाए। हेलन कहती है, नहीं। फिर वो ताई कहती है, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे इस बेफजूल के प्यार की वजह से तुम खुद तो खतरे में हो ही, तुम्हारी वजह से हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी खतरे में आ गई है। फिर हेलन कहती है, अगर तुमने मुझे ऑर्गेनाइजेशन से हटाया तो मैं अपने बच्चों को भी साथ ले जाऊंगी, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं यहीं खड़े खड़े तुमको खत्म कर दूंगी। फिर बुढ़िया कहती है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे जैसा हमारे पास कोई दूसरा नहीं है, इसलिए हम तुझे नहीं निकाल रहे, बल्कि तुम जहाँ भी रहोगी सतर्क रहना। फिर वो ताई वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब हेलन अपने पति के पास जाती है तो वो डांस करते हैं, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी अपने बॉयफ्रेंड की मौत घूम रही थी। फिर जब वे घर वापस जाते हैं तो रास्ते में उसे जेसन के साथ पहली मुलाकात याद आती है। अगले सीन में हम देखते हैं ट्रिगर मैन सैम लंदन में आ जाता है, क्योंकि उसे रीड ने बुलाया था,
जो कि वही बुरी औरत थी जो हेलन से मिलने गई थी। ये बंदा एक असैसिन है जो पैसे लेकर किसी का भी गेम बजा सकता है। फिर रीड इसको वापस आने के लिए धन्यवाद कहती है। सैम कहता है अगर हेलन की जगह पर कोई और होता तो मैं कभी भी वापस नहीं आता। फिर रीड बताती है कि वो हमें पिछले 10 सालों से सरकारी राज दे रही है। अगर उसके पति को पता चल गया कि वो कौन है और किसके साथ सोई थी तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। फिर हमें सरकारी राज कौन बताएगा, इसलिए पता लगाओ कि उसके पीछे कोई पड़ा तो नहीं है। अगर कोई भी उसके पीछे पड़ा हो तो उसको ढूंढो और ठोक दो। तभी रात को मोलिस हेलन को कहता है कि मुझे अभी जाना होगा क्योंकि चीनी लोगों ने कहा है कि वो डॉक्टर की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। उनके एम्बेसडर को किसी ने जानबूझकर मारा है। हमें इस बारे में पीएम से बात करनी होगी, इसलिए आज रात मैं घर वापस नहीं आऊंगा। दूसरी तरफ सैम एक बार में बैठा शैंपेन पी रहा था। तभी उसकी मुलाकात डेनियल नाम के एक बंदे से होती है। डेनियल उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। फिर सैम डेनियल को कहता है, सुनो डेनियल, अगर तुम ये बचकानी टोपी उतार दो तो मेरे साथ मेरे रूम में चल सकते हो। फिर डेनियल अपनी टोपी उतार कर बता देता है कि वो इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ हेलन जेसन का दिया हुआ गिफ्ट खोलकर देखती है जिसमें एक छोटा सा नेकलेस था। फिर वो उस नेकलेस की डिब्बी को भी फाड़ कर देखती है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। फिर वो टैक्सी लेकर जेसन की बिल्डिंग में आ जाती है। मकान मालकिन पूछती है, बेटा तुम कौन हो? हेलन कहती है, जेसन की पार्टनर हूँ। फिर वो आंटी उसे जेसन के रूम में ले जाती है और कहती है कि पुलिस यहाँ पर आई थी छानबीन करने के लिए। अगर तुम भी कुछ ले जाना चाहती हो तो ले जा सकती हो। फिर जब हेलन उसके कपड़ों को स्मेल करती है तो उसे जेसन की याद सताने लगती है। फिर वो उसके घर की अच्छे से तलाशी लेती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इतने में घर की बेल बजती है। फिर हेलन को आवाज आती है कि दरवाजा खोलिए, पुलिस आई है, हम घर की तलाशी लेने आए हैं। फिर हेलन रीड के पास अपनी लोकेशन भेजती है। फिर रीड वो लोकेशन सैम के पास भेजकर सैम को कॉल करती है जो इस समय डेनियल के साथ अकड़ बकड़ बम्बे बो खेल रहा था। तभी वो दोनों पुलिस ऑफिसर आंटी से पूछती हैं, क्या जेसन की मौत के बाद उसकी कोई दोस्त यहाँ पर आई थी? आंटी कहती है उसकी पार्टनर आई है, वो अभी भी ऊपर है। फिर जब वो आंटी को गोली मारती है तो उसकी आवाज से हेलन छुप जाती है। तभी वो दोनों पुलिस वाली दबे पांव ऊपर आ जाती है लेकिन हेलन उन दोनों पर ही टूट पड़ती है क्योंकि वो जानती थी कि ये पुलिस वाली नहीं बल्कि असैसिन है। हेलन अकेली ही उन दोनों के बराबर थी। लेकिन तभी वहां पर सैम आ जाता है और उनमें से एक लड़की का भेजा उड़ा देता है। फिर दूसरी लड़की जिसका नाम विलियम्स था वहां से भाग जाती है। फिर सैम हेलन से कहता है जल्दी यहाँ से निकलो, लेकिन जाते जाते हेलन तस्वीर के पीछे छुपा हुआ हार्ड ड्राइव निकाल लेती है। आज हेलन अपने दोस्त सैम के आने पर बहुत खुश थी क्योंकि इन्होंने पहले बहुत सारे मिशन एक साथ किए हैं। फिर रास्ते में हेलन उससे पूछती है, तुमको यहाँ पर किसने बुलाया? सैम कहता है कि रीड ने, उसने बताया तुम मुसीबत में हो। फिर वो बताता है कि जो लड़कियां तुम्हें मारने आई थी उनका नाम कैंट और विलियम्स था। कैंट तो मारी गई और विलियम्स भाग गई। इन दोनों ने जेसन को नहीं मारा क्योंकि उसे लॉन्ग रेंज वेपन से मारा गया था। ये तो कोई छोटा मोटा मामला निपटाने वाली लड़कियां थी। फिर वो हेलन से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। हेलन बताती है कि मैं मोलिस को छोड़कर ये काम कब का छोड़ना चाहती थी लेकिन फिर बच्चे हो गए और मैं ये काम छोड़ ही नहीं पाई। फिर जब मेरे हस्बैंड को कैबिनेट में जगह मिल गई तो ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी सैलरी बढ़ा दी और अब सब जानते हैं कि आगे चलकर मेरे हस्बैंड पीएम भी बन सकते हैं और फिर मैं बन जाऊंगी पीएम की वाइफ। फिर सैम कहता है कि तुमने जेसन के साथ जो किया वो प्यार नहीं था बल्कि बेवकूफी थी, बेचारा खामखा मारा गया। फिर जब वो हेलन को घर छोड़ता है तो हेलन कहती है, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम मुझे और मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं होने दोगे, क्योंकि मरने से पहले मैं ये पता लगाना चाहती हूँ कि जेसन को किसने मारा। सैम कहता है पूरी कोशिश करूंगा। फिर घर जाकर वो उस हार्ड ड्राइव को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके देखती है। उसे जेसन और खुद की चैट भी मिलती है, जबकि उसने जेसन को कहा था कि वादा करो तुम हमारी चैट को डिलीट कर दिया करोगे, लेकिन फिलहाल तो वो अपनी चैट को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी उसे जेसन की याद सताने लगती है, लेकिन तभी उसे एक नंबर दिखता है जिससे 5 बार कॉल आई हुई थी। फिर हेलन उस नंबर को नोट कर लेती है। अगले दिन सैम एक गिटार बेचने वाले के पास जाता है जो कि उसका पुराना दोस्त था। फिर वो अंकल उसे ऊपर ले जाता है और कहता है कि जो भी हथियार चाहिए उठा लो। फिर सैम अपने हिसाब से कुछ हथियार ले लेता है जिनकी उसे आगे जरूरत पड़ने वाली थी। फिर वहां से जाते वक्त उसका एक और पुराना दोस्त आर्नी आवाज लगाता है और उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये भी उनमें से ही एक था। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। वो सैम को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि लास्ट टाइम सैम बिना किसी को कुछ बताए गायब हो गया था। फिर वो आदमी उसे रात को डिनर के लिए इनवाइट करता है और अपने मोबाइल में नंबर भी सेव करने के लिए कहता है। फिर वहां से निकलकर सैम उस जगह पर जाता है जहां पर जेसन को मारा गया था। वो अपनी दूरबीन से चारों तरफ देखता है
तभी उसे एक बिल्डिंग पर शक होता है और फिर वो वहाँ पर जाने लगता है। तभी हेलन उसके पास फोन करती है और बताती है कि जिस दिन जैसन को मारा गया उसके फोन पर 5 बार किसी नंबर से कॉल आई थी। सैम कहता है रीड चाहती है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर हेलन कहती है कि मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ। सैम कहता है कि सभी को इसी बात की तो चिंता है कि कहीं तुम इसमें शामिल ना हो जाओ। तभी जेसन के फोन में डानी नाम की लड़की का मैसेज आता है। अब ये डानी कौन है ये आपको 3rd एपिसोड में पता चलेगा। तभी बिल्डिंग की छत पर जेसन पर चलाई हुई बुलेट की कैप मिल जाती है, यानी कि यहीं से उसको शूट किया गया था। फिर वो अपनी एक पुरानी साथी जॉर्जिया के पास जाता है। वो भी सैम को काफी दिनों बाद देखकर चौंक जाती है। फिर सैम उसको बुलेट की कैप देता है और कहता है मुझे इसके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए की जांच करवानी है। जॉर्जिया कहती है कि अगर रिपोर्ट जल्दी चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। फिर वहाँ से सैम सीधा अपने पुराने दोस्त आर्नी के पास जाता है जिसने उसको डिनर पर इनवाइट किया था। फिर उसके फ्लैट में जाकर वो आर्नी के हस्बैंड से भी मिलता है जिसका नाम विनी था। वे दोनों काफी दिनों बाद सैम से मिलकर खुश थे। दूसरी तरफ हेलन रीड से मिलने जाती है और बताती है कि चीनी गवर्नमेंट उनके एम्बेसडर की मौत की रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, इससे हालात बिगड़ सकते हैं। फिर रीड कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था शांत रहना, लेकिन कल रात तुम 2 लड़कियों के साथ छुरीबाजी में लगी हुई थी। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब ये काम सैम को संभालने दो, इसीलिए तो उसे बुलाया है। फिर जाने से पहले हेलन रीड को उस फोन नंबर के बारे में भी बता देती है जिसने जेसन के फोन में 5 बार कॉल की थी। दूसरी तरफ सैम अपने दोस्तों के साथ डिनर करते वक्त गप्पे शप्पे लड़ा रहा था। उसके दोस्त पूछते हैं कि पिछले 7 सालों से तू कहाँ था। सैम कहता है मैं सब कुछ छोड़ छाड़कर फ्रांस चला गया था क्योंकि यहाँ पर रहते रहते दिल उब गया था। क्या माइकल ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? दोस्तों, माइकल सैम का हस्बैंड था जिसके साथ सैम फ्रांस जाने से पहले रहा करता था। फिर उसके दोस्त बताते हैं कि माइकल ने तो बस इतना ही बताया था कि यहाँ से तुम्हारा दिल उठ गया और तुम माइकल के साथ रहना भी नहीं चाहते थे। फिर वो पूछता है क्या माइकल किसी और के साथ रह रहा है। फिर उसके दोस्त बताते हैं कि उसने शादी कर ली, लेकिन शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई, इसलिए अब वो अलग हो गए। अब उसकी एक बेटी भी है जो उसी के साथ रहती है। फिर सैम उसे कहता है कि माइकल को बताना मत, मैं वापस आ गया। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो तुम्हारा हाल चाल पूछ रहा था। तभी सैम के फोन में जॉर्जिया का मैसेज आता है कि फिंगरप्रिंट मैच कर गए हैं। वो फिंगरप्रिंट किसी एल्मोर फिंच नाम के व्यक्ति के थे। फिर सैम कहता है मुझे जाना होगा। तभी सैम हेलन के पास फोन करता है और बताता है कि मुझे जेसन का शूटर मिल गया है, मेरे पास उसके घर का एड्रेस भी है जो कि लंदन का है। फिर हेलन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी टीवी में न्यूज आती है कि चाइना अथॉरिटी ने हाल ही में हुए अपने एम्बेसडर की मौत की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने बयान दिया है कि एम्बेसडर की मौत ड्रग की ओवरडोज के कारण हुई है, लेकिन पुलिस इस बात का कोई भी सबूत जुटा नहीं पाई। एम्बेसडर की बेटी काई मिंग चैन भी गायब है, जिसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। ये न्यूज सुनकर डिफेंस सिक्योरिटी वाले परेशान हो जाते हैं। तभी सैम हेलन को बताता है कि जिस नंबर से सैम को 5 बार फोन किया गया था वो नंबर किसी लेडी के नाम से रजिस्टर था जिसका नाम है काई मिंग चैन, जो कि चीनी एम्बेसडर की बेटी है। ये मामला हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तुम जल्दी घर के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार कर रहा हूँ। फिर हेलन अपनी गन निकालती है जो कि पिछले 10 सालों से इसके पास है, लेकिन इसके हस्बैंड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत 2014 से होती है। हेलन एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए जाती है क्योंकि उसे पता चला कि वहाँ पर ट्रांसलेटर की जॉब खाली है। फिर इंटरव्यूअर पूछता है तुम्हारे रिज्यूमे में पिछले 10 सालों का हिसाब नहीं है, पिछले 10 सालों से तुम कहाँ थी? हेलन बताती है कि पिछले 10 सालों से मैं देश से बाहर थी। फिर वो आदमी पूछता है कि तुम्हारी माँ गुजर गई है और तुम्हारे पिता गायब हैं और तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारी सौतेली बहन कहाँ है, क्या तुम उनके बारे में कुछ बता सकती हो? हेलन कहती है कि जब मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए तो मेरी माँ ने उसके पिता के साथ शादी कर ली जो कि सिर्फ 3 साल चली, क्योंकि 3 साल बाद मेरी माँ मर गई। वो उसी पिता की बेटी है और मैं नहीं जानती इस वक्त वो कहाँ पर है। फिर वो आदमी बताता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे सौतेले पिता की हत्या के जुर्म में जेल में सजा काट रही है, उसको सजा तुम्हारे देश छोड़ने से ठीक पहले हुई थी। सॉरी हेलन, हमारी कंपनी का एक नियम है, हम इस तरह के परिवारों से आए हुए सदस्यों को अपनी कंपनी में नौकरी नहीं देते, लेकिन कोई है जो तुम जैसे लोगों को नौकरी देता है। घर पहुंचकर इस नंबर पर कॉल कर लेना। फोन पर रीड नाम की औरत बात करेगी। फिर उसको हमारा कोड मूवी ज्ञान बताना, वो समझ जाएगी कि मैंने ही तुम्हें बात करने के लिए कहा है, शायद तुम ही बनोगी हमारी नेक्स्ट ब्लैक डव। फिर वो जाकर रीड से मिलती है। रीड पूछती है तो तुम्हें कितनी लैंग्वेज आती है? हेलन कहती है फ्रेंच, जर्मन और रशियन।
क्या आप मुझे ट्रांसलेटर की जॉब देंगी? रीड कहती है नहीं, मैं तुम्हें कोई और काम दूंगी। दरअसल हम लोग खबरी हैं, हम खबर इकट्ठी करते हैं और उसे बेच देते हैं, जो भी ज्यादा पैसे देता है, चाहे वो कोई भी देश हो। इससे कानून भी टूटेगा और तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। इसमें देश के साथ गद्दारी भी हो सकती है और वफादारी भी, और बाकी टाइम मिलेगी तुम्हें फुल पे जॉब। फिर वो पूछती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है मैं ये काम करूंगी? रीड कहती है क्योंकि मुझे पता है तुम्हें आग से खेलना पसंद है। लोगों को दिखती होगी तुम्हें एक खूबसूरत लड़की, लेकिन मुझे दिखती है एक मिसाइल। तुमने इस वक्त अपनी जेब में अपने हाथों की मुट्ठी बांध रखी है, क्योंकि क्या पता कब उसकी जरूरत पड़ जाए। फिर हेलन उसके साथ काम करने के लिए मान जाती है। फिर एक दिन हेलन एक पार्टी का भाषण सुनने जाती है। भाषण में एक हैंडसम आदमी जिसका नाम मॉलिस है भाषण दे रहा था। हेलन को उसके करीब आने का मिशन मिला था ताकि वो उसके जरिए कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन निकलवा सके। फिर बार में जाकर वो उसके साथ बैठ जाती है और बातों बातों में उससे काफी नजदीकियां बढ़ा लेती है, जो कि उसे मॉलिस के रूम तक ले जाती है। फिर रात को जब मॉलिस सो रहा था तो हेलन उसके लैपटॉप से डाटा कॉपी कर लेती है और उसके उठने से पहले ही वहां से चली जाती है। होटल के बाहर सैम उसका वेट कर रहा था। फिर वो सैम को हार्ड ड्राइव देती है। आज ये दोनों पहली बार मिले थे। फिर हेलन पूछती है क्या तुम भी ब्लैक डव हो? सैम कहता है नहीं, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं बस कभी कभी रीड के छोटे मोटे काम कर देता हूँ। तभी हेलन को याद आता है कि वो अपना फेवरेट लाइटर होटल रूम में ही भूल आई है, जो कि उसकी माँ की निशानी था। फिर सैम कहता है बड़े बुजुर्ग कहा करते थे क्राइम सीन पर कभी भी वापस नहीं जाना चाहिए। अगर जाना ही चाहती हो तो ध्यान से सुनो, यहाँ से मुझे वो रूम दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हें वहाँ पर मेरी जरूरत ना हो तो तुम रूम के पर्दे बंद कर देना। अगर तुमने पर्दे बंद नहीं किए तो ठीक 15 मिनट बाद मैं पूरी तैयारी से वहाँ पर आऊंगा और वहाँ पर जो भी होगा उसे ठोक दूंगा। फिर हेलन वापस उस रूम में जाती है और दरवाजा खटखटाती है। मॉलिस जब दरवाजा खोलता है तो पूछता है तुम वापस क्यों आ गई? फिर हेलन हंसकर रूम के अंदर आ जाती है और चुपके से अपना लाइटर उठा लेती है। फिर मॉलिस से बात करते वक्त उसे पता चलता है कि ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा शरीफ है, इसलिए हेलन रूम के पर्दे बंद कर देती है ताकि सैम वहाँ पर ना आए। अब वो मॉलिस से सच्चा प्यार करने लगी थी। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है। हेलन अपनी गन लेकर सैम की कार में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि अब वे दोनों एल्मोर फिंच के घर जाने वाले थे, जिसने उसके बॉयफ्रेंड जेसन को मारा था। फिर रास्ते में सैम बताता है कि वो किलर पहले स्पेशल फोर्स में निशानेबाज था, अफगानिस्तान में पूरे 45 लोगों को मार चुका है, 2015 में रिटायर हुआ और तब से वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है। फिर हेलन उससे पूछती है क्या तुमने दारू गटक रखी है? मुझे स्मेल आ रही है। सैम कहता है मैं अपनी पसंदीदा वाइन के 5 गिलास पीकर भी अपना काम सही से कर सकता हूँ। तुम्हारे चक्कर में मैं अपने दोस्तों के साथ एक रंगीन शाम छोड़ कर आया हूँ, इसलिए मेरी मम्मी बनकर मुझे डांटने की जरूरत नहीं है। तभी वे दोनों फिंच के घर पहुँच जाते हैं। फिर सैम चोर चाबी से दरवाजा खोलता है और फिर वे दोनों घर के अंदर जाकर घर की अच्छे से तलाशी लेते हैं, लेकिन फिंच उस समय घर में नहीं था। फिर हेलन पूछती है कि तुमने उसका पता कैसे लगाया? सैम कहता है बुलेट केस पर उसकी उंगलियों के निशान मिले थे। हेलन कहती है क्या ये अजीब बात नहीं है? एक स्पेशल फोर्स का निशानेबाज अपनी फिंगरप्रिंट लगे बुलेट को कहीं पर छोड़ जाता है और वो बुलेट केस हमें सीधा उसके घर तक ले आती है। तभी उन दोनों के दिमाग की बत्ती जलती है और फिर वे तुरंत बालकोनी का दरवाजा तोड़कर वहाँ से नीचे कूद जाते हैं। इतने में वहाँ पर बॉम्ब विस्फोट हो जाता है। फिर वे दोनों पानी से निकलकर बाहर आते हैं। फिर सैम कहता है ये मेरी गलती थी, समझ में नहीं आता कि मैं उनके जाल में कैसे फंस गया। फिर वे दोनों अपनी कार उठाते हैं और वहाँ से खिसक लेते हैं। फिर सैम हेलन को उसके घर छोड़ देता है और कहता है कि घर जाकर सभी रूम अच्छे से चेक कर लेना, तुम मुझे मैसेज करोगी तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। फिर जब हेलन का ऑल ओके का मैसेज आता है तो सैम वहाँ से चला जाता है। तभी उसके जाने के कुछ देर बाद फिंच वहाँ पर आ जाता है। उस समय घर में सब सो रहे थे, अकेली हेलन ही जाग रही थी, लेकिन जैसे ही उसे किसी की आहट होती है वो उस पर चाकू से वार कर देती है। फिर उन दोनों में हाथापाई होने लगती है, लेकिन फिंच हेलन को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि जिनके लिए मैं काम करता हूँ उन्हें लगता है कि उन्हें जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। उन्हें तलाश है एक डिजिटल रिकॉर्डिंग डिवाइस की, वो एक छोटा सा ब्लैक वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा है, क्या वो तुम्हारे पास है? हेलन मना कर देती है। फिंच कहता है कि वो कैमरा पहले काई मिंग चैन के पास था, अगर तुमने वो कैमरा मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगा और उसके बाद तुम्हारे परिवार को भी मार दूंगा। हेलन कहती है कि परिवार की धमकी नहीं देनी चाहिए थी, अब ऐसी गलती दोबारा मत करना। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने 2 रात पहले साउथ बैंक पर एक आदमी को गोली मारी थी? फिंच कहता है हाँ, लेकिन मैं जब भी किसी को मारता हूँ मुझे बहुत अफसोस होता है, लेकिन फिलहाल मुझे एक अफसोस और भी है कि उन सालों ने ये नहीं बताया कि तुम लड़ भी सकती हो। तभी हेलन उसके हाथ से गन छीन लेती है और उसकी बहुत ही बुरी
बुरी तरह से पिटाई करती है। उसका हस्बैंड मॉलिस उस समय चैन की खराटेदार नींद ले रहा था। फिर हेलन उसके हाथ पर चाकू मारकर वो चाकू उसके गले पर लगा लेती है और पूछती है तुमने जेसन को क्यों मारा। फिंच कहता है यही मेरा काम है। हेलन कहती है मुझे ये बताओ कि तुम्हें वो काम किसने दिया था, वरना मेरे पास चीज ग्रेटर भी है, मेरे पास पिलर है, स्कीवर्स है, सलिया है, केतली है और एक मिक्सर भी है। अगर मेरा दिमाग सटका तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर में घुमाकर तुम्हारी स्मूथी बना दूंगी। फिर फिंच कहता है कि मुझे नहीं पता सुपारी किसने दी थी, उन्होंने मेरे पास एक नाम और फोटो भेजी थी और बदले में मुंह मांगे पैसे मिल रहे थे। फिर हेलन कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को मारने के बदले और मेरी फैमिली को धमकाने के बदले मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर वो उसको गार्डन में लेकर जाती है और वहाँ पर बने हुए रूम का दरवाजा खोलने के लिए कहती है। फिंच कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही खास था, तभी उन्होंने ये काम मुझे दिया, मैंने एक झटके में उसका काम तमाम कर दिया। फिर हेलन उसको रूम के अंदर ले जाकर उसका भी काम एक झटके में ही तमाम कर देती है और फिर घर वापस आकर अपने घर को अच्छे से साफ करके अपने हस्बैंड के पास जाकर सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो अपने बच्चों के पास थी तो मॉलिस वहाँ पर आता है और बताता है कि आज मुझे एक शोक सभा में जाना है। 2 दिन पहले किसी ने सिविल सर्वेंट का खून कर दिया था जिसका नाम जेसन है। वहाँ पर और भी बड़े बड़े आदमी आने वाले हैं, मैं स्टीफन को भी वहाँ पर लेकर जाऊंगा, लेकिन हेलन कहती है कि हमें घर के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए। फिर उसका हस्बैंड कहता है मैं आज ही किसी से बात करता हूँ। अगले सीन में हम लेनी नाम की एक औरत को देखते हैं जो 2 लड़कियों के साथ सैम से मिलने जाती है। उनमें से एक एलिनोर थी और दूसरी विलियम्स वही लड़की थी जिसकी साथी का फर्स्ट एपिसोड में सैम ने भेजा उड़ा दिया था और विलियम्स भाग गई। फिर सैम के हाथ में चाकू देखकर लेनी कहती है शांत होकर बैठ जाओ सैम, हम तीनों के पास गन है। फिर लेनी आंटी कहती है कि 7 साल पहले तू मेरा नुकसान करके भाग गया था, अब तुझे भरपाई तो करनी ही होगी। लेकिन सैम विलियम्स को कहता है तेरी पार्टनर से मुझे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, चल अब तू ये बता कि तुझे उस रात किसने भेजा था। विलियम्स कहती है नाम नहीं बताया लेकिन पैसे अच्छे मिले थे। फिर वो लेनी को कहता है आंटी ध्यान से सुनो, मैं कोई भरपाई नहीं करने वाला, हमारा अब एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर आंटी कहती है कि तू यहाँ पर किसी और के लिए काम नहीं कर सकता, पहले तुम्हें मेरा उधार चुकाना होगा। सैम कहता है मैंने कौन सा उधार लिया है। आंटी कहती है हेक्टर न्यूमैन। दरअसल 7 साल पहले आंटी ने सैम को हेक्टर न्यूमैन को मारने के लिए भेजा था। उस समय वो बच्चा था इसलिए सैम ने उसे नहीं मारा और अब वो एक मुसीबत बन गया है। फिर आंटी कहती है तुम तो मुंह छुपाकर चले गए थे लेकिन पीछे से मेरी काफी बदनामी हुई, अब तुम तब तक मेरे लिए काम करोगे जब तक कि मुझे ये ना लगे कि तुमने पूरी तरह से भरपाई कर दी है। कोई भी होशियारी की तो मैं तुम्हारे जाने जिगर माइकल को और उसकी बेटी को मरवा दूंगी। सैम के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि इस समय उसकी फटी पड़ी है। फिर आंटी सैम को हेक्टर की फोटो देती है और उसके अड्डे का पता बताकर कहती है जाकर मार दो उसे। फिर उनके जाने के बाद विलियम्स कहती है कि मेरी पार्टनर को मारने के लिए तुम्हें सॉरी कहनी चाहिए। फिर सैम जल्दी से उसे सॉरी कह देता है और फिर वे दोनों वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम हेक्टर न्यूमैन को देखते हैं जो टीवी में चाइनीज एम्बेसडर की बेटी काई मिंग चैन के लापता होने की न्यूज सुन रहा था। फिर वो अपने आदमी को फोन करके कहता है ये तो वही लड़की है जिसकी सभी को तलाश है, तुम उसका ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। यानी कि वो लड़की इसके ही अड्डे पर थी। दूसरी तरफ सैम रीड और हेलन से मिलने जाता है। हेलन बताती है कि एल्मोर फिंच कल मेरे घर आया था, मैंने उसे मार दिया और उसकी लाश मेरे शेड में पड़ी है। अब मुझे उनका पता लगाना है जिन्होंने उसको और बाकी के असैसिन्स को भेजा था, उन्हें एक कैमरा की तलाश है। फिर रीड दोबारा से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो तुमने जेसन को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसका किसी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था, फिर बेचारा क्यों मारा गया। फिर हेलन ये कहकर वहाँ से बाहर चली जाती है कि मैंने आपको कई बार कहा है, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। फिर सैम कहता है कि हमें उस चाइनीज लड़की को ढूंढना होगा, अब शायद वही हमें कुछ बता पाएगी। तभी रीड कहती है जरा ध्यान से, कहीं उस एम्बेसडर की बेटी के कारण कोई डिप्लोमेट इंसिडेंट ना छिड़ जाए। फिर सैम भी ये कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है कि हेलन के शेड से उस लाश को हटवा देना। तभी हेलन जब अपने घर जाती है तो नेट पर काई मिंग चैन के बारे में सर्च करती है। फिर उसे याद आता है कि उसके हस्बैंड ने कहा था कि मैं जेसन के शोक सभा में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ स्टीफन को भी अपने साथ ले जाना होगा। फिर हेलन भी उस शोक सभा में पहुंच जाती है और वहां जाकर स्टीफन को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। फिर जैसे ही उसकी नजर उसके हस्बैंड पर पड़ती है तो वो वहां से बाहर चली आती है। फिर वो अपनी कार में बैठकर अपने हस्बैंड और स्टीफन की बातें सुनती है, क्योंकि उसने जो फूल वहां पर रखे थे उनमें एक माइक लगा हुआ था। उसका हस्बैंड मॉलिस स्टीफन को बताता है कि चाइनीज को लगता है कि उनके एम्बेसडर को अमेरिकन ने मारा है। अब वो ये बात सारी दुनिया को बताने वाले हैं, लेकिन स्टीवन कहता है छोड़ो उसे, ये केस मेरे पास है, मैं खुद
संभाल लूंगा। तुम मुझे थके हुए से लग रहे हो, जाकर आराम क्यों नहीं करते। फिर हेलन भी वहाँ से चली जाती है। फिर वो एकांत में जाकर बैठ जाती है और याद करती है कि अगर मैंने उस रात जेसन को ब्लैक डव के बारे में ना बताया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। तभी रात को सैम माइकल के घर के बाहर जाता है और दूर खड़ा होकर उसको विंडो में से देखता रहता है। तभी वहाँ पर विलियम्स और एलिनोर भी आ जाती है और कहती है, तू तो बड़ा सैंटी निकला रे। विलियम्स को मारने की धमकी क्या दी, तूने उसके घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। लेकिन सैम कहता है कि मैं लेनी आंटी का काम करूंगा ताकि तुम दोनों अपने घर जा सको। फिर वे दोनों ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मन लगाकर काम करना, पिछली बार की तरह डरकर मत भाग जाना। फिर वो अपनी कार लेता है और हेक्टर के अड्डे पर पहुंच जाता है जिसको मारने के लिए लेनी आंटी ने कहा था। फिर जब वो उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पर पहले से ही कई लाशें पड़ी हुई थी। फिर वो एक रूम में जाता है जहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। फिर वो उस रिकॉर्डिंग को रिवर्स करके देखता है कि किसने यहाँ पर आकर कत्लेआम किया है। तभी रिकॉर्डिंग में हेक्टर आता है जिसको देखकर सैम कहता है, ओ शिट। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। ये वो समय था जब हेलन ने रूम की विंडो पर पर्दे डाल दिए थे। फिर बाहर खड़ा सैम समझ जाता है कि होटल में सब कुछ ठीक है। फिर वो सीधा रीड के पास जाता है और उसे वो हार्ड ड्राइव दे देता है। फिर जब वो जाने लगता है तो रीड कहती है कि मेरे पास लेनी का फोन आया था, बता रही थी तुम उसके पीछे पड़े हो कि तुम्हें ट्रिगर मैन बनना है। सैम कहता है, अब मैं जो भी कर रहा हूँ मैं उससे कहीं ज्यादा कर सकता हूँ। रीड कहती है, अगर तुम उसके लिए काम करोगे तो मेरे लिए नहीं कर सकते क्योंकि हम कातिलों को नौकरी नहीं देते। अब तुम जा सकते हो। फिर सैम वहाँ से सीधा लेनी आंटी के पास जाता है। आंटी उसे बताती है कि हमारा टारगेट एक ऐसा आदमी है जो हमारे धंधे की बैंड बजा रहा है। उसके कोई उसूल नहीं है बल्कि ये धंधा तो असूलों का है। फिर लेनी के कहने पर सैम एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाता है। ये सैम की पहली कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी इसलिए वो थोड़ा नर्वस था। आज से पहले उसने छोटे मोटे काम ही किए थे इसलिए उस आदमी को मारते वक्त सैम को घबराहट हो जाती है। लेकिन फिर भी सैम उस आदमी की गेम बजा देता है और फिर जब वो अपनी कार में आता है तो देखता है कि डर की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे। फिर वो लेनी को फोन करता है और बताता है कि काम हो गया। लेनी कहती है, इससे ज्यादा मुश्किल कोई काम नहीं हो सकता। अब हर जगह सैम को उसी आदमी का चेहरा नजर आता है। लेकिन 6 महीने बाद सैम अपने काम में इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो हेलन को भी गन चलाना सिखाता है। ओवरऑल वो उसे सिखाता है कि कहीं पर भी जाओ तो देखते ही समझ जाओ कि यहाँ पर क्या कोई ऐसा भी है जो तुम पर हमला कर सकता है। अगर हो तो उससे लड़ना कैसे है ये तुम्हें आना चाहिए। मैं तुम्हें सिखाऊंगा बेरहमी से खून कैसे किया जाता है। फिर रात को वे लोग बार में जाते हैं। हेलन पूछती है, तुम ट्रिगर मैन ही क्यों बने? सैम बताता है कि मेरे पापा भी यही काम करते थे इसीलिए मुझे भी यही करना था। हेलन कहती है, मैं तो पैसे के लिए किसी की भी जान नहीं ले सकती। लेकिन सैम कहता है, चिंता मत करो, मेरी गोली से दुनिया का एक कमीना कम ही होता है। फिर गप्पे शप्पे लड़ाने के बाद हेलन वहाँ से चली जाती है। तभी सैम की नजर माइकल पर पड़ती है जो कि प्यार से उसे ही देख रहा था। ये दोनों पहले भी एक बार मिल चुके थे लेकिन आज दोबारा मिले थे। फिर सैम माइकल के पीछे पीछे एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर बैठकर वे दोनों डिनर करते हैं। फिर बातों बातों में उनके दिल मिल जाते हैं। पूछने पर सैम उसे नहीं बताता कि वो क्या काम करता है। अब फाइनली सैम को अपना जीवन साथी मिल गया था इसलिए वे दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन सैम ये न्यूज हेलन को भी सुनाता है। ये बात सुनकर वो बहुत खुश होती है लेकिन वो पूछती है कि तुमने उसे अपना बिजनेस क्या बताया? सैम कहता है, मैंने उसे बताया कि मैं इंश्योरेंस करता हूँ। अब आर्टिस्ट बंदा इंश्योरेंस के बारे में तो पूछने से रहा। फिर 2017 में वे दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी मैरिज पार्टी में उनके दोस्त आर्नी और विनी भी आते हैं। उनकी इस पार्टी में करीब करीब सब लोग ऐसे ही थे। तभी सैम टीवी में न्यूज सुनता है कि मोलिस जिस पार्टी में था वो पार्टी चुनाव जीत गई है और अब वो सत्ता में आ गई है। लेकिन मोलिस की वाइफ हेलन खुश नहीं थी क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अब और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट डे सैम लेनी आंटी के पास जाता है। आंटी उसे 3 लड़कों की फोटो देती है और कहती है ये दक्षिण की तरफ अपने पैर पसार रहे हैं लेकिन कोई है जो इनको हटाना चाहता है। इनकी डिटेल तुम्हें मिल जाएगी। ध्यान रखना इनका एक चौथा भाई भी है, हेक्टर। उसकी फोटो नहीं है, उसको भी निपटा देना। फिर रात को सैम उन तीनों भाइयों का गेम बजा देता है लेकिन जब वो हेक्टर को मारने लगता है तो देखता है वो अभी छोटा है। फिर उसको अपने पिता की कही हुई बात याद आती है कि हर काम का एक उसूल होता है, कभी भी किसी बेकसूर को मत मारो। फिर सैम हेक्टर को नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। फिर कार में बैठने के बाद वो लेनी आंटी को कहता है काम हो गया और फिर वो अपने घर लौट जाता है। घर पर डेनियल समझ जाता है कि ये उदास है इसलिए वो उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है और उसके लिए बढ़िया सा खाना बनाता है। फिर रात को गुल्ली डंडा खेलने के बाद सैम उठता है तो अपने लिए चाय
बनाने के लिए जाता है, लेकिन तभी कैटल में से उसे किसी का रिफ्लेक्शन नजर आता है और वो अलर्ट हो जाता है। दरअसल उसको मारने के लिए एक किलर आया था। फिर जब सैम उसको ठिकाने लगाता है तो वहाँ पर एक और किलर आ जाता है। फिर सैम उसको भी ठिकाने लगा देता है। माइकल बिस्तर पर बैठा बैठा सोच रहा था कि ये साला मैंने किससे शादी कर ली, लेकिन तभी बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। सैम देखता है वहाँ पर और किलर्स आ गए हैं और उनके साथ वही छोटा लड़का हेक्टर भी है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। सैम लेनी आंटी को बताता है, जब मैं हेक्टर को मारने के लिए उसके अड्डे पर गया तो देखा वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी थी और हेक्टर वहाँ से भाग गया था। लेनी आंटी बताती है कि अब वो अपने पैखम वाले अड्डे पर जाकर छुप गया होगा। अब अगर तू माइकल को जिंदा देखना चाहता है तो अपनी फौज बढ़ा और उसको खत्म कर दे, फिर हम अपने अपने रास्ते। फिर सैम टेंशन दूर करने के लिए बार में जाता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो हेक्टर को नहीं मार पाया तो लेनी आंटी माइकल को मरवा देगी। फिर नेक्स्ट डे वो विलियम्स और एलिनोर के पास जाता है और हेक्टर को मारने के लिए उनकी हेल्प मांगता है। विलियम्स पूछती है इस काम में कितना खतरा होगा। सैम कहता है 20-80 का, वहाँ भर भर के गुंडे होंगे। विलियम्स कहती है जीतने के सिर्फ 20% चांस, ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। एलिनोर कहती है मेरे पास रॉकेट लॉन्चर भी है, हम उस जगह को ही उड़ा देंगे। लेकिन सैम कहता है नहीं, उस बिल्डिंग के अंदर एक लड़की भी है जो मुझे जिंदा चाहिए। बता नहीं सकता वो कौन है, पर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि तुम दोनों हो शहर की नंबर 1 असैसिन्स। फिर विलियम्स सैम को अपना रेट बताती है और फिर उनमें बात डन हो जाती है। तभी हेलन भी सैम को मिलने के लिए बुलाती है और बताती है कि मैंने कल मोलिस और स्टीवन की बात सुनी थी। कुछ तो है जो स्टीवन हमसे छुपा रहा है, उसके जरिए हम जेसन के कातिलों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वादा करो उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचेगी क्योंकि वो हमारा फैमिली फ्रेंड है। उसने कभी भी मुश्किल वक्त में मेरे हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ा। तभी अगले दिन हम देखते हैं हेलन और स्टीवन की फैमिली अपने बच्चों के स्कूल में क्रिसमस फंक्शन अटेंड करने के लिए आते हैं। तभी स्टीवन के पास फोन आता है और वो फोन सुनने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन उस फोन पर कोई भी बात नहीं करता। तभी पीछे से सैम आता है और उसको गन पॉइंट पर लेकर एक रूम के अंदर ले जाता है। वहां ले जाकर सैम उससे पूछता है कि फिलिप के पास तुम्हारी कौन सी रिकॉर्डिंग थी जो उसकी जान चली गई। स्टीवन कहता है मैं नहीं जानता। सैम पूछता है तूने कोई तो कांड किया होगा जिसका चाइनीज एम्बेसडर के साथ लेना देना था और फिर वो मारा गया। बताओ उस रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या था जिसको हर कोई ढूंढ रहा है। फिर सैम उसको कहता है कि अपना फोन अनलॉक करके मुझे दे दे। फिर उसका फोन चेक करने के बाद सैम कहता है तेरे फोन से आधी रात को रिपेयर शॉप पर काफी फोन किए गए हैं। वाओ, एक मैसेज भी है 13 दिसंबर सुबह 5 बजे का। उसी रात चाइनीज एम्बेसडर चैन का खून हुआ था। इस मैसेज में लिखा है हो गया। फिर सैम पूछता है तू बताता है या मैं खुद रिपेयर शॉप पर फोन करके पूछ लूं क्या हो गया। अब मैं तुम्हारे एक एक नंबर पर फोन लगाऊंगा और तुम्हारे सारे राज बाहर निकालूंगा। फिर स्टीवन कहता है तुम इन सब में मत पड़ो, तुम जानते नहीं तुम्हारे साथ क्या हो सकता है और क्या तुम इस क्लासरूम में मुझे गोली मारोगे। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है अगर तुम समझदार होते तो यहाँ पर कभी भी लौट कर नहीं आते। ये कहकर स्टीवन वहाँ से चला जाता है और सैम उसे कुछ भी नहीं कहता। फिर उसके जाने के बाद सैम उसका फोन वहीं दीवार पर टंगे हुए एक बैग के अंदर रख देता है और वो बैग हेलन के पास पहुंचा देता है। फिर हेलन उसका फोन निकालकर चेक करती है। फिर वो बहुत सोचने के बाद रिपेयर शॉप पर मैसेज करती है कि हमारे पास येरिक स्टीवन का फोन है, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, इससे पहले हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। फिर वो अपने पति के साथ पेंशन विभाग की क्रिसमस पार्टी में जाती है और वहां जाकर अपने पति को कहती है तुम जाकर अपने दोस्तों से मिलो, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लेकर आती हूँ। फिर जब वो अपने हस्बैंड के लिए ड्रिंक लेकर आती है तो देखती है उसका हस्बैंड डानी नाम की एक लेडी से बात कर रहा था। फिर वो उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है। इसको देखकर हेलन समझ जाती है ये वही डानी होगी जिसका जेसन के फोन पर मैसेज आया था। तभी मोलिस को उसका फ्रेंड बुलाकर ले जाता है। हेलन को समझ नहीं आ रहा था वो डानी से किस तरह से पूछे कि तुम जेसन को कैसे जानती हो, लेकिन इतने में स्टीवन के फोन पर रिपेयर शॉप का फोन बजने लगता है जो कि हेलन के पास था। फिर वो साइड में जाकर फोन उठाती है। फोन पर एक आदमी की आवाज आती है कि जिसने भी ये फोन उठाया है वो एक बात समझ ले, तू तो गया, क्योंकि तूने ऐसे जहरीले सांप से पंगा लिया है जो अब तुझे डसे बिना मानेगा नहीं। फिर हेलन कहती है फोन पर क्यों धमका रहे हो, अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हारे सामने आती हूँ, फिर तुम चाहे जितना मर्जी धमका लेना। फिर वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारे पास कुछ भेजा है, एक बार उसको भी देख लो, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तभी वो एक वीडियो भेजता है जिसके अंदर उसने स्टीवन को बांध रखा था और उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था।
दूसरी तरफ मॉलिस का साथी उसे कुछ चीनी ऑफिसर्स के पास ले जाता है जिन्होंने यहाँ पर गुप्त मीटिंग रखी हुई थी। चाइनीज ऑफिसर कहते हैं कि इस बार आपकी पुलिस के साथ मिलकर काम करना मुश्किल है क्योंकि हमारे एम्बेसडर को मारने में उनकी भी मिली भगत है। फिर वे मॉलिस को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं और बताते हैं कि ये जो आदमी भाग रहा है इसका नाम है कोल एटवुड। ये एम्बेसडर की बेटी का बॉयफ्रेंड था और एक CIA एजेंट भी, जो उनकी मौत के ठीक 1 घंटा पहले वहां से भागकर अमेरिकन एम्बेसी में जाकर छुप गया है और रिपोर्ट के हिसाब से ये अभी भी वहीं पर है। लेकिन जब हमने उस फ्लैट की रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए जहां पर खून हुआ था, हमें कुछ भी नहीं मिला, मानो किसी ने बड़ी ही सफाई से वहां से सारे सबूत हटा दिए हों। अब मानो या ना मानो, आपकी सरकार ये सब छुपाने में लगी है। फिर मॉलिस कहता है अफसोस, इससे कुछ भी साबित नहीं होता जेंटलमैन। फिर चाइनीज ऑफिसर कहता है कि हम आपको एक मौका दे रहे हैं जिससे आप आगे आने वाली भयंकर हिंसा को रोक सकते हो। हम चाहते हैं कि आप इस बात पर गौर करें और इसके अंजाम पर भी। दूसरी तरफ रिपेयर शॉप वाला एक और वीडियो भेजता है जिसमें वो स्टीवन का गला काटकर उसे मार देता है। उसको देखकर हेलन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो अपना गम भुलाने के लिए वोडका पीने चली जाती है, लेकिन तभी उसके पास डानी आ जाती है। वो पूछती है सब कुछ ठीक तो है ना, लेकिन इतने में वहाँ पर मॉलिस भी आ जाता है। वो कहता है हमें अभी निकलना होगा, कुछ जरूरी काम है। फिर जब वे वहाँ से जाने लगते हैं तो डानी कहती है एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। ये बात बोलकर वो हेलन को कुछ इशारा कर रही थी। फिर घर जाकर हेलन सोचती है कि मैंने ये लाइन पहले भी कहीं सुनी है। तभी उसे याद आता है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो एक बार वो रीड के पास जाकर बोली कि मैं अब ये काम नहीं करूंगी। फिर रीड ने कहा कि अगर तुम ये काम छोड़ोगी तो तुम यहाँ पे नहीं रह पाओगी, फिर तुम्हारे जाने के बाद हमें कोई और मिल जाएगी, क्योंकि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। फिर जब वो अपने घर जाती है तो उसके पास सैम का फोन आता है। सैम कहता है मैं मुसीबत में हूँ, मेरी बिल्डिंग के बाहर कुछ गुंडे हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। इस समय माइकल भी मेरे साथ है, मैं चाहता हूँ तुम उसे बचा लो। फिर हेलन कहती है मैं अभी आती हूँ। फिर वो माइकल को पहनने के लिए कपड़े देता है, लेकिन माइकल कहता है पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये सब लोग है कौन और हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। सैम कहता है उन्होंने हम पर नहीं मुझ पर हमला किया है। अब तू जल्दी से कपड़े पहन और ध्यान से मेरी बात सुन। हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे और तू मेरे पीछे रहेगा। और फिर वे दोनों बाहर निकलते हैं। माइकल सैम के पीछे छुपा हुआ था और फिर सैम अपने रास्ते में आने वाले हर एक गुंडे को मारता हुआ नीचे की तरफ जाने लगता है। फिर जब वे बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं तो एक गुंडा सैम को गोली मार देता है, लेकिन तभी हेलन वहाँ पर आ जाती है और उस गुंडे को मार देती है। तभी कार में बैठा हेक्टर वहाँ से गाड़ी भगाने के लिए कहता है। हेक्टर वही था जो सैम से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आया था। फिर हेलन माइकल को अपने साथ चलने के लिए कहती है और सैम को कहती है तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ और कभी लौट कर मत आना। वहाँ से निकलते समय हेलन रीड के पास फोन करती है और कहती है कि सैम के घर में बहुत सारी बॉडी पड़ी है और एक बाहर भी। अब उन सबको वहाँ से हटाना होगा और सैम को यहाँ से निकालना होगा। रीड कहती है तुम्हें तो पता ही है ये सब करना कितना महंगा पड़ता है और मैं ये सब काम अपनों के लिए करती हूँ। फिर हेलन कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे लिए काम करूंगी, मैंने जो भी कहा उसे भूल जाओ। फिर रीड कहती है ये बात सुनकर मुझे खुशी हुई, सैम बहुत लकी है जो उसे तुम्हारे जैसी दोस्त मिली। फिर वो माइकल को समझाती है कि अपने दोस्तों को कहना कि सैम को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, इसलिए अब वो हमें छोड़कर चला गया है। रीड नाम की एक औरत तुम्हें फोन करेगी, फिर वो जैसा कहे तुम्हें वैसा ही करना होगा। आज जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ, अगर किसी से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। अब हेलन को बार बार स्टीवन की ही याद सता रही थी कि वो बेचारा बेकाम में ही मारा गया। दूसरी तरफ सैम, विलियम्स और एलिनोर हेक्टर के अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहां पर कई सारे गुंडे खड़े थे। फिर एलिनोर कहती है कि मैं रॉकेट लॉन्चर ले आती तो ठीक रहता, लेकिन सैम कहता है कि वहां पर जो लड़की है वो हमें सही सलामत वापस चाहिए। फिर वे दूर अपनी कार रोकते हैं और उसमें से अपने हथियार निकालने लगते हैं। तभी सैम के हाथ में अपने पापा की गन लग जाती है और फिर उसे अपना किया हुआ पहला मर्डर याद आता है, क्योंकि लेनी आंटी ने उसे जिसको मारने के लिए कहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका बाप था और वो हमेशा अपने बाप के जैसा ही बनना चाहता था। उसके बाप ने उसे सिखाया था कि जब भी तुम किसी को मारो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्योंकि तुम किसी और के इससे ज्यादा करीब नहीं हो सकते। तुम उनकी कहानी का डूबता हुआ सूरज हो, इसलिए तुम उनकी आंखों में देखोगे और फिर उसका खेल खत्म करो। तभी विलियम्स उसे कहती है सैम अब भी तू पीछे हट सकता है, लेकिन सैम कहता है नहीं हट सकता। 4th एपिसोड में हम देखते हैं विलियम्स सैम को कहती है तू चाहे तो अभी भी पीछे हट सकता है, लेकिन सैम कहता है नहीं हट सकता। फिर वे तीनों अपने हथियार लेकर उस पब की तरफ जाने लगते हैं जहां पर हेक्टर छुपा हुआ था।
लेकिन बाहर खड़े गार्ड्स उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं। फिर वे दोनों लड़कियां उन गार्ड्स को ठोक देती हैं। फिर वे उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर ऐसी गोलीबारी करते हैं कि एक एक करके हेक्टर के कई आदमी मार देते हैं। उनका आइडिया था यहाँ पर 10 आदमी होंगे, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं 20 से भी ज्यादा आदमी थे। फिर उन गोलियों की आवाज से सैम को अपने पिता की याद आने लगती है, लेकिन तभी उसके पास विलियम्स आती है और कहती है मुझे पता है तू बूढ़ा हो गया, लेकिन बिना तुमसे पैसे लिए मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। फिर सैम हेक्टर को ढूंढने के लिए चला जाता है। ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। फिर काफी अंदर जाने के बाद सैम जब हेक्टर के रूम में जाता है तो वो सैम के ऊपर वार करके उसे घायल कर देता है। फिर वो सैम से पूछता है तू मुझे मारने फिर से आ गया, पर अब चीजें बदल गई है मेरे भाई। सैम कहता है मैं उस चाइनीज लड़की को ढूंढ रहा हूँ। हेक्टर कहता है उसे तो बहुत लोग ढूंढ रहे हैं और मर भी रहे हैं, तुझे पता भी नहीं तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे इस शहर में वापस नहीं आना चाहिए था। फिर ये कहकर हेक्टर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मॉलिस प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करता है और उन्हें बताता है कि पेंशन विभाग की क्रिसमस पार्टी में मेरी मुलाकात चाइनीज ऑफिसर से हुई थी। वे दोनों बीजिंग से जांच करने के लिए ही आए थे। वे लोग अपने एम्बेसडर की मौत का शक हम पर ही कर रहे हैं। फिर प्रेसिडेंट पूछते हैं क्या तुमने कमिश्नर स्टीवन से बात की? मॉलिस कहता है वो फोन नहीं उठा रहा। तभी वहाँ पर CIA के स्पेशल चीफ आते हैं। उन्हें प्रेसिडेंट ने ही बुलाया था। फिर प्रेसिडेंट उनसे पूछते हैं क्या चाइनीज एम्बेसडर को CIA ने मरवाया है, लेकिन मिच इस बात को हंसकर टाल देता है। फिर मॉलिस पूछता है कि चीनी एम्बेसडर की मौत से पहले उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड कोल एटवुड वहाँ पर मौजूद था, जो कि CIA के लिए काम करता है, और फिर वो अपनी एम्बेसी में जाकर छुप गया। तब से वो वहीं पर है, लेकिन मिच को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी उनके पास फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि स्टीवन के घर के पास वाले कूड़ादान में उसकी बॉडी मिली है। फिर मिच PM को कहता है कि आपको मिस्टर प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए। तभी हेलन स्टीवन के फोन से रिपेयर शॉप का नंबर डायल करती है और पूछती है तुम कौन हो। दूसरी तरफ से आदमी कहता है कि मैं प्रतिनिधि हूँ किसी बड़ी चीज का। तुम कौन हो हेलन? स्टीवन के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो, और आगे भी जो हिंसा होगी वो नतीजा होगा हमारे काम में दखल अंदाजी देने का। फिर हेलन पूछती है क्या मेरी फैमिली सेफ है, लेकिन वो आदमी फोन काट देता है। दूसरी तरफ सैम और उन दोनों लड़कियों को वो चाइनीज लड़की मिल जाती है जो कि बेहोश पड़ी थी। फिर वे उसे अपनी कार में बिठाकर वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। फिर सैम कहता है कि हमें इसको छुपा कर रखना होगा क्योंकि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर खतरा है। फिर सैम विलियम से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसकी साथी का भेजा उड़ा दिया था, लेकिन विलियम्स कहती है कोई बात नहीं, हम जैसे लोगों का अंजाम यही होता है। दूसरी तरफ जब मॉलिस अपने घर आता है तो टेंशन की वजह से रोने लगता है क्योंकि उसने अपने अच्छे दोस्त स्टीवन को खो दिया था। फिर हेलन आकर उसे संभालती है और चुप कराती है। फिर सोते वक्त मॉलिस कहता है मैं ये सब पता लगा कर ही रहूंगा कि उसकी ये हालत किसने की, क्या बीती होगी उस पर। फिर अगले दिन सैम माइकल से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसके घर की बेल बजाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है और उसको घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर जाकर सैम कहता है बहुत ही प्यारा घर है, लेकिन माइकल पूछते हो तुम यहाँ क्यों आए हो? अब मेरी 4 साल की बेटी भी है, मुझे जो कुछ भी बोला गया था मैंने वही सब किया, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? फिर सैम कहता है कि तुम्हारी याद मुझे यहाँ पर खींच लाई। जानते हो जब हम किसी के बारे में सोचते हैं कि आज के बाद उसे याद नहीं करूंगा तो हमारा दिमाग बार बार उसी की याद दिलाता है। उसकी बात सुनकर माइकल कहता है कि मुझे भी तुम्हारी याद आती थी। जब जब मुझे डर लगता था मुझे तुम्हारी याद आती थी क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ घर बसाया था और तुमने मुझे झूठ बोला। मैंने उस इंसान से प्यार किया जो असल में है ही नहीं। जानते हो ये सब कितना डरावना है। अब मैं किसी पर भी यकीन करने से डरता हूँ। अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा, चले जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ डानी हेलन के घर आती है क्योंकि जब उसे पता चला कि स्टीवन नहीं रहा और वो मॉलिस का खास दोस्त था तो वो शौक मनाने के लिए आई थी। फिर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो हेलन पूछती है क्या तुम इनके ऑफिस में नई हो? डानी कहती है बस 1 महीना हुआ है। फिर डानी वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद हेलन रीड से मिलने के लिए जाती है। रीड बताती है कि चीनी एम्बेसडर की मौत के वक्त कोल एटवुड नाम का एक CIA एजेंट वहाँ से भागकर एम्बेसी में छुप गया। वो काई मिंग चैन का बॉयफ्रेंड था। अब सभी को डर है कि चाइनीज कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अमेरिकन ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते। फिर रीड हेलन को एक लेटर देती है और कहती है ये उस पार्टी की तरफ से है जो इस मामले को शांत करने के लिए कोल एटवुड को बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार है। फिर हेलन कहती है वे लोग चाहते हैं कि कोल एटवुड चाइनीज को कमजोर करे और अमेरिकन को धोखा देकर जासूसों का पर्दाफाश करे। इसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा।
तुम क्या सोच रही हो, इस काम को मैं अंजाम दूंगी। रीड कहती है हमारे पास समय कम है और तुम ही इस काम को कर सकती हो क्योंकि एम्बेसी में तुम्हारी एक फ्रेंड है वेनिसा। मैंने उसके असिस्टेंट को मेल करके तुम्हारा उसके साथ कॉफी टाइम फिक्स करवा दिया है। फिर तुम किसी बहाने से वहाँ के टॉप फ्लोर पर जाओगी जहाँ पर एटवुड को छुपाया गया है। फिर उसे वहाँ से निकालो और कहाँ पर आना है वो मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं सैम काई मिंग के लिए कुछ सामान लेकर आता है जो कि विलियम्स के घर में छुपी हुई थी। उस वक्त वहाँ पर लेनी आंटी भी मौजूद थी। फिर वो सैम को कहती है कि तुमने पब में घुसकर 17 लोगों को जान से मार दिया है और क्या मीडिया इसे नहीं छापेगी, और अगर हेक्टर तुम्हें वहाँ पर नहीं मिला तो तुम्हें चिंता करनी चाहिए। इतने में वहाँ पर हेलन भी आ जाती है। फिर सैम कहता है हेलन ये है विलियम जो तुम्हारा खून करने आई थी। फिर वो बाकियों का भी इंट्रोडक्शन करवाता है, लेकिन लेनी आंटी अभी भी हेक्टर पर ही अटकी हुई थी। फिर वो सैम को ये कहकर चली जाती है कि हेक्टर को मारो वरना तुम्हारा माइकल गया। तभी काई मिंग को भी होश आ जाता है। फिर वो सैम के ऊपर लैंप फेंक कर मारती है, लेकिन हेलन उसे शांत कराती है और कहती है हम तुम्हारे दोस्त हैं। फिर वो उसे कहती है कि क्या तुम जानती हो तुम्हारी दोस्त मैगी और तुम्हारे 2 और साथी मारे गए। क्या तुम जानती हो तुम्हारे पापा की मौत के बाद क्या हुआ। फिर काई मिंग बताती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर थी और जब घर पर आई तो देखा मेरे पापा की लाश पड़ी है। उनको देखकर हम सब डर गए और मेरा बॉयफ्रेंड कार्ल एटवुड वहाँ से भाग गया। उस समय मेरे पास ड्रग्स थे इसलिए मैं भी भाग गई। फिर मैं हेक्टर के अड्डे पर गई जहाँ मैं अक्सर जाती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सबको मेरी तलाश है तो हेक्टर ने मुझे कैद कर लिया। फिर हेलन पूछती है क्या तुम जेसन को जानती हो। काई मिंग बताती है नहीं, उसने मुझे मैसेज किया था कि मैं मैगी का पार्टनर हूँ, मुझे कॉल करो, लेकिन मैंने उसे फोन नहीं किया। फिर हेलन सैम को कहती है कि रीड चाहती है मैं एम्बेसी में जाऊं और उसके बॉयफ्रेंड को वहां से छुड़वाऊं, और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम इसके बॉयफ्रेंड से पूछ सकते हैं कि जेसन इस मामले में कैसे फंस गया। फिर सैम और हेलन एम्बेसी के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर हेलन उसे समझाती है कि तुम इस नंबर पर कॉल करना और वेनिसा से बात करने के लिए कहना। फिर तुम उसको अपनी बातों में उलझा कर रखना और इतने में मैं अपना काम निपटा लूंगी। फिर हेलन एम्बेसी के अंदर जाने लगती है। चेकिंग करने के बाद उसको एंट्री मिल जाती है। फिर एक गार्ड उसको वेनिसा के पास छोड़ने जाता है। हेलन से मिलकर वेनिसा बहुत खुश होती है। तभी 15 मिनट बाद सैम हेलन के दिए हुए नंबर पर कॉल करता है और कहता है क्या मैं वेनिसा से बात कर सकता हूँ, अर्जेंट है। उस समय वेनिसा हेलन का दिमाग चाट रही थी। तभी एक गार्ड उसको बुलाने के लिए आता है और कहता है आपके लिए एक अर्जेंट कॉल है। फिर उसके जाते ही हेलन टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले एक आदमी से टकराकर उसका एंट्री कार्ड चुरा लेती है। तभी वेनिसा जब कॉल अटेंड करती है तो सैम कहता है कि मैं पुलिस प्रोटेक्शन कमांड यूनिट से बोल रहा हूँ, मुझे आपसे आपकी सुरक्षा के संबंध में बात करनी है। मुझे डर है कि आपकी जान को खतरा है अलकायदा से। मैं जानता हूँ उनका सफाया हो गया था, लेकिन अब वो वापिस आ गए हैं और आते ही सबसे पहले उन्होंने आपके बारे में पूछा। इतने में हेलन टॉप फ्लोर पर जाने वाली लिफ्ट के अंदर एंटर कर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ऑफिसर भी आ जाता है। फिर हेलन ऊपर जाने के लिए कार्ड स्वैप करती है, लेकिन लिफ्ट का सिस्टम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। फिर वो ऑफिसर कहता है लाइए मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ। अब फंसने के डर से हेलन उसे बेहोश कर देती है। फिर टॉप फ्लोर पर जाकर वो रूम नंबर J04 को ढूंढती है जहाँ पर कोल एटवुड को छुपाया गया था। फिर वो रीड के पास फोन करके उसे लिफ्ट की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज डिलीट करने के लिए कहती है। इतने में एक लेडी बेहोश पुलिस वाले को देखकर चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर हेलन जल्दी जल्दी वहाँ से खिसक लेती है। फिर वो सीधा कार्ल एटवुड के रूम में जाती है और उसे रीड का दिया हुआ ऑफर देती है जो कि काफी मोटी रकम थी। लेकिन इतने में एम्बेसी के अलार्म बजने लगते हैं क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर को किसी ने बेहोश किया था और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। फिर अलार्म की आवाज सुनकर वेनिसा कहती है मुझे जाना होगा और वो फोन रखकर हेलन के पास जाने लगती है। तभी हेलन कोल को कहती है बाहर एक ब्राउन कलर की BMW खड़ी है, तुम 5 मिनट में वहाँ पर पहुँचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। फिर वो वापस जाकर उस टेबल पर बैठ जाती है। फिर जैसे ही वहाँ पर वेनिसा आती है, हेलन कहती है शायद कॉफी टाइम खत्म हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। फिर वो उस बिल्डिंग से बाहर आ जाती है और कार में आकर बैठ जाती है। सैम पूछता है क्या ये अलार्म तुम्हारे कारण बज रहे हैं। हेलन कहती है हाँ, तभी तो मुझे घबराहट हो रही है। दूसरी तरफ डैनी मोलिस के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है। कुछ तो था जो वो मोलिस से जानना चाहती थी। इतने में कोल एटवुड भी वहाँ पर आ जाता है और कार में बैठ जाता है। फिर वो कोल को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ डैनी मोलिस को बताती है कि मैंने एक अफवाह सुनी है, तुम्हारी वाइफ का जेसन के साथ अफेयर चल रहा था। मोलिस कहता है कि मैं अपनी बीवी को अच्छे से जानता हूँ,
वो ऐसा कभी नहीं करेगी। लेकिन डानी कहती है कोई किसी को अच्छे से नहीं जानता। दूसरी तरफ हेलन कोल से पूछती है कि एम्बेसडर को किसने मारा, क्योंकि मेरे पार्टनर जेसन ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास मैसेज किया था और फिर किसी ने उसको मार दिया। जिसने भी उसको मारा है अब वो मेरी फैमिली के पीछे पड़ा है, तो प्लीज तुम्हें जो भी पता है मुझे बता दो। लेकिन कोल कहता है कि जिन लोगों ने भी एम्बेसडर को मारा है अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ा है तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर हेलन उसका नाम पूछती है। कोल बताता है कि वो क्लार्क्स हैं, पूरा लंदन उनकी जेब में है। मुझे जो भी पता था मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। हेलन कहती है तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। फिर कोल कहता है कैसे पैसे, मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरी फैमिली सुरक्षित रहे। फिर वो उनको अपनी फैमिली की फोटो दिखाता है जो उस पैकेट में थी, यानी कि रीड ने हेलन को झूठ बोलकर काम करवाया। तभी उनकी कार के सामने रीड आ जाती है जो कि अपने बंदों को कोल को पकड़ने के लिए भेजती है। फिर हेलन कहती है तुम मुझे क्लार्क्स के पास लेकर चलो, मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी फैमिली को बचा सकूं। कोल मान जाता है और फिर वे गाड़ी स्टार्ट करके वहां से घुमा लेते हैं और रीड बैठी बैठी देखती रह जाती है। दूसरी तरफ विलियम्स अपने रूम की विंडो में खड़ी थी। तभी वो देखती है कि बाहर क्लार्क्स के गुंडे आ गए और अब उनकी खैर नहीं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड की शुरुआत भी पास्ट से होती है। ये वो समय था जब विलियम्स अपनी साथी के साथ हेलन को मारने के लिए गई थी और फिर सैम ने उसकी साथी का भेजा उड़ा दिया। फिर विलियम्स भागकर सीधा एलिनोर के पास गई जो कि एक बोट में रहा करती थी। फिर एलिनोर उससे पूछती है तू किसके खून में नहा कर आई है। विलियम्स कहती है अपनी पार्टनर के। मैंने सुना है तुझे भी पार्टनर की जरूरत है क्योंकि तुझे अकेला रहना पसंद नहीं। फिर एलिनोर कहती है चल अंदर आ जा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। विलियम्स और एलिनोर घबराई हुई थी क्योंकि बाहर बहुत सारे गुंडे आ गए थे। फिर एलिनोर अपना रॉकेट लॉन्चर निकाल कर लाती है और काइमिंग को कहती है तुम जाकर बाथटब में छुप जाओ वरना यहाँ गोली लग सकती है। फिर वो बाथटब में जाकर लेट जाती है। तभी एलिनोर विलियम्स को कहती है जब तू मेरे दरवाजे पर आई थी मुझे तभी तुझे भगा देना चाहिए था। दूसरी तरफ सैम और हेलन के पीछे भी रीड के बंदे पड़े थे। वो उनसे बचने के लिए तेज तेज गाड़ी चला रहे थे लेकिन तभी उनकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। फिर वे सभी अपनी कार से उतरकर पैदल ही भागने लगते हैं। दूसरी तरफ डानी मोलिस को अभी भी भड़का रही थी। फिर वो मोलिस के करीब आने की कोशिश करती है लेकिन मोलिस पीछे हट जाता है। फिर डानी जानबूझकर उसकी नजरों में सही बनने के लिए कहती है शायद मुझे आपको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन इतने में मोलिस के पास पीएम के सेक्रेटरी का फोन आता है। फिर मोलिस ये कहकर चला जाता है नया चाइनीज एम्बेसडर आया है, मुझे जाना होगा। दूसरी तरफ वे तीनों भागकर एक मॉल में घुस जाते हैं। तभी सैम के पास विलियम्स की कॉल आती है। वो बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, हमें धमाका करना पड़ेगा। सैम कहता है हम खुद मुसीबत में पड़े हैं, तुम्हें जो भी सही लगे तुम करो। फिर विलियम्स एलिनोर को कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम सबसे पहले अपनी जान बचाएंगे फिर किसी और के बारे में सोचेंगे। इतने में सभी मॉल से बाहर आ जाते हैं। फिर सैम एक टैक्सी रुकवाकर उसके ड्राइवर को बाहर ही उतार देता है और खुद अपने साथियों के साथ टैक्सी लेकर भाग जाता है। फिर वे विलियम्स के घर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर आग लगी हुई थी और घर में गोलीबारी भी चल रही थी। फिर सैम अपनी गाड़ी रोकता है और कहता है मैं उन्हें बचाने जा रहा हूं। इतने में मोलिस भी पीएम के पास पहुंच जाता है। फिर वो उन सब का आपस में इंट्रोडक्शन करवाते हैं। फिर पीएम नए चाइनीज एम्बेसडर को बताते हैं कि कुछ घंटे पहले हमारी एम्बेसी पर हमला हुआ है जिसमें एक ऑफिसर घायल हुआ है और स्टाफ का एक आदमी भी लापता है। लापता होने वाले बंदे का नाम है कोल एटवुड, जिसको आप लोग अपने पुराने एम्बेसडर का कातिल समझते हैं। हमें पता है ये आपके लोगों का ही काम है। फिर चाइनीज एम्बेसडर कहता है वो बंदा CIA में है और बहुत जल्द आप लोगों को भी पता चल जाएगा और फिर हम ब्रिटेन और अमेरिकियों की चाल का सिर्फ एक ही मतलब निकालेंगे और वो है जंग, वरना आपको हमारी शर्त माननी होगी। उनकी शर्त थी कि यूनाइटेड किंगडम अपनी सेना की सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के कुछ हिस्से चाइना को बेच दे, लेकिन इस बात पर पीएम साफ साफ मना कर देते हैं। फिर चाइनीज एम्बेसडर धमकी देता है कि हमें अपने एम्बेसडर की मौत के बदले माफीनामा नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए बदला। फिर गुस्सा होकर वो वहां से चला जाता है। फिर पीएम अपने रूम में जाकर किसी के पास फोन करते हैं और कहते हैं मुझे वो रिकॉर्डिंग किसी भी कीमत पर चाहिए। दूसरी तरफ सैम विलियम्स को बचा कर ले आता है और गाड़ी में बैठकर वहां से चलने के लिए कहता है। वो बताता है कि काइमिंग और एलिनोर उन लोगों के पास है। फिर हेलन पूछती है वहां हुआ क्या था। विलियम्स बताती है कि काइमिंग बाथटब में थी और जब एलिनोर उसे देखने के लिए गई तो वापिस आई ही नहीं। फिर जब मैं वहां पर गई तो मैंने देखा दीवार में एक बड़ा सा छेद था और वहां पर काफी सारा खून भी बिखरा पड़ा था।
फिर विलियम्स बताती है कि मुझे भी एक गोली लगी है। फिर हेलन कहती है अब माइकल के घर जाने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरी जगह नहीं है। अब सैम वहाँ पर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और जगह भी नहीं थी, इसलिए उसे वहाँ पर जाना ही पड़ता है। माइकल को नहीं पता था कि सैम अपने साथियों को साथ लेकर आया है, इसलिए जब वो उसके साथियों को देखता है तो वो अंदर जाने से मना कर देता है। फिर सैम उसे साइड में ले जाकर समझाता है कि ये लोग मेरे जैसे नहीं हैं, प्लीज आज रात के लिए हमें यहाँ पर रहने दो। फिर जब वो अंदर जाता है तो टीवी में न्यूज देखता है, एक घर में गोलीबारी हुई और आग लग गई। फिर वो पूछता है क्या ये सब तुम्हारा काम है? विलियम्स कहती है नहीं, हमें नहीं पता ये किसने किया। फिर वो हेलन को कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो जिसने मेरे सामने उस दिन सड़क पर एक आदमी को गोली मारी थी। सो प्लीज साथ वाले रूम में मेरी बेटी सो रही है, उसकी नींद खराब मत करना। तभी हेलन के पास रिपेयर शॉप से फोन आता है। दूसरी तरफ से क्लार्क बोल रहा था। वो कहता है कि हमारे पास तुम्हारे 2 दोस्त हैं, अगर उनको बचाना चाहते हो तो हमें काइमिंग के रूम में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग चाहिए। अगर कल तक वो रिकॉर्डिंग हमें नहीं मिली तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। फिर फोन काटने के बाद हेलन बताती है कि वो रिकॉर्डिंग जेसन के घर पर तो नहीं थी, मैंने वहां अच्छे से चेक किया था। मुझे विश्वास है मैगी और फिलिप के घर पर भी नहीं होगी, जरूर उन्होंने कहीं पर छुपा दी होगी। अगर कल तक हम उस डिवाइस को नहीं ढूंढ पाए तो वे लोग काइमिंग और एलिनोर को मार देंगे। फिर हेलन कोल को धमकी देती है कि तुम हमारी काइमिंग के बॉयफ्रेंड ट्रेंट को ढूंढने में हेल्प करो, वही हमें क्लार्क तक पहुंचाएगा, वरना मैं सैम को कहकर तुम्हें गोली मरवा दूंगी। फिर वो सैम को साथ लेकर धूम्रपान करने के लिए जाती है और बताती है कि जेसन को मैंने अपने बारे में बता दिया था और फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर बेचारा मारा गया। तभी उसके घर से फोन आ जाता है कि मोलिस अभी तक घर नहीं लौटे और बच्चे मम्मी मम्मी पुकार रहे हैं। फिर हेलन सैम को ये कहकर चली जाती है कि तुम ट्रेंट को ढूंढो। फिर जब वो घर जाती है तो उसकी बेबी सीटर बताती है मोलिस घर आ गए हैं, उनका मूड थोड़ा खराब लग रहा है। फिर जब हेलन अपने परिवार के पास जाती है तो उसे भी मोलिस का स्वभाव थोड़ा बदला बदला लगता है। फिर वो हेलन से पूछता है कहाँ थी तुम अब तक? हेलन कहती है क्रिसमस शॉपिंग करने गई थी। फिर हेलन बच्चों को सोने के लिए भेज देती है और खुद मोलिस के पास जाती है। मोलिस पूछता है क्रिसमस शॉपिंग में तुमने क्या खरीदा? हेलन कहती है तुम्हारे लिए प्रेजेंट खरीदा है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। फिर मोलिस उससे पूछता है क्या तुम्हें हमारी पहली रात याद है? तुम जब आधी रात को होटल से चली गई थी तो कितनी दूर जाकर वापस आई थी और तुमने उस वक्त मेरे बारे में क्या सोचा? हेलन के पास उसका जवाब नहीं था। फिर मोलिस पूछता है क्या तुम मेरे साथ खुश हो? हेलन कहती है हाँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन हुआ क्या? मोलिस कहता है बस यही गलती तुम हर बार करती हो, तुम ये दिखाने की कोशिश करती हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हम इंसान हैं तो हमारे साथ सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? हेलन कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। फिर जब मोलिस दरवाजा खोलता है तो हेलन अपनी गन तैयार कर लेती है, लेकिन बाहर तो एक डिटेक्टिव आया था। फिर अंदर आकर डिटेक्टिव कहता है कि बेवक्त आने के लिए माफी चाहता हूँ। फिर वो हेलन से पूछता है क्या आपने मिस्टर मोलिस को एम्बेसी के बारे में कुछ बताया कि आप वहाँ क्यों गई थी? ये बात सुनकर हेलन नाटक करने लगती है और कहती है मैं बताना भूल गई, मैं वहाँ अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। फिर ऑफिसर कहता है कि जब आप मिसिस वेनिसा से बातें कर रही थी तो उनकी सुरक्षा को लेकर उनके पास एक कॉल आई थी। जब वो कॉल अटेंड करने गई तो पीछे से अलार्म बजने लगे और फिर आप वहाँ से चली गई। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप वहाँ पर क्या बात करने गई थी? हेलन कहती है सॉरी, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ऑफिसर कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा जो हमें पता होना चाहिए था? फिर हेलन कहती है अगर मुझे कुछ भी याद आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, वैसे मैंने वहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं देखा। फिर हेलन अपने बच्चों के पास चली जाती है और ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। तभी रात को हेलन के पास रीड का फोन आता है। फिर वो मोलिस के पास जाकर कहती है कि मुझे कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए बाहर जाना है। मोलिस कहता है हाँ चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, हमेशा, हमारी पहली रात से लेकर अब तक सिर्फ तुमसे। मोलिस की बातें सुनकर हेलन इमोशनल हो जाती है और फिर वो वहाँ से ये कहकर चली जाती है मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिर हेलन रीड के पास जाती है। रीड पूछती है तुम आज मुझे देखकर भागी क्यों? हेलन कहती है क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोलकर अपना काम करवाया। क्या आप चाइनीज के साथ काम कर रही हैं? रीड कहती है नहीं, हमेशा की तरह उसके लिए जो ज्यादा बोली लगाता है। हेलन कहती है कि मैं अपना सब कुछ दाव पर लगाकर तुम्हारे लिए एम्बेसी घुस गई और तुमने मुझे झूठ बोला। रीड कहती है कॉल को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि चाइना को अगर वो नहीं मिला तो वे लोग अपनी सारी धमकियां सच करके दिखा देंगे और हम ऐसा नहीं चाहते। फिर हेलन पूछती है क्या क्लार्क के बारे में कुछ जानती हो? रीड बताती है कि वो एक आपराधिक संगठन है जो देश विदेश तक फैला हुआ है।
वो बहुत ही कमीने लोग हैं। फिर हेलन कहती है कि उन्होंने ही जेसन, मैगी, फिलिप, कमिश्नर स्टीवन और हो सकता है चाइनीज एम्बेसडर का भी खून किया हो। वो रिकॉर्डिंग डिवाइस भी उन्हें ही चाहिए। शायद उस रिकॉर्डर में ही चाइनीज एम्बेसडर की मौत के फुटेज हैं। तभी रीड कहती है अगर तुम्हें वो डिवाइस मिल जाए तो तुम वो मुझे दे देना, मैं उसे खुद संभाल लूंगी, क्योंकि वो कोई एरी गैरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर वो हेलन से पूछती है तुमने जेसन को क्या बताया था? हेलन कहती है इसका जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ, कुछ नहीं बताया। रीड कहती है कि हमारी संस्था का एक नियम है इसकी गुप्तता को बनाए रखना, और इसके नियम तोड़ने वाले की सजा निकाला जाना नहीं बल्कि मौत है। इसलिए कल तुम कोल को हमारे हवाले करोगी और उसके बाद वही करोगी जो बाकी औरतें करती है, अच्छी बीवी और अच्छी माँ बनोगी। फिर हेलन ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मुझे यहाँ से निकलने के सारे रास्ते पता है। फिर जब हेलन अपने घर जाती है तो देखती है मोलिस आज अपने बच्चों के साथ ही सो गया। दूसरी तरफ रीड सैम के पास कॉल करती है और कहती है कि बेहतर होगा आज शाम जो भी हुआ हम उसे भूल जाएं। अब तुम मेरा एक आखिरी काम करोगे, एलेक्स क्लार्क को मार दो। सैम कहता है नहीं होगा। फिर रीड कहती है कि हेलन खतरनाक लोगों के कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच गई है, इसलिए हमें उसे बचाना होगा और यही तुम्हारा भी गोल होना चाहिए। मैं तुम्हें एक पता भेज रही हूँ, आज रात तुम वहाँ अकेले जाना और फिर वो सारा मामला खत्म करके ही आना। सैम का दिल तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो हाँ कह देता है, क्योंकि उसे पता था कि रीड 2 न्यूक्लियर पावर को आपस में भिड़ने से रोकना चाहती है। फिर वो विलियम्स से पूछता है कि कोल कहाँ गया। विलियम्स कहती है मुझे नहीं पता। अब सैम के लिए एक और नई मुसीबत आ गई थी कि कोल एटवुड भी वहाँ से भाग गया था। फिर वो माइकल के पास जाता है और कहता है बस मुझे एक मौका और दो, मैं सब कुछ ठीक करके वापस लौटूंगा और फिर हम दोनों बात करेंगे, सिर्फ मैं और तुम, कोई दूसरा नहीं। आज रात हेलन भी अकेली ही सो रही थी और उसे अकेली सोकर बहुत बुरा लग रहा था। वो जानती थी कुछ ना कुछ बात तो जरूर है जो मोलिस उससे ये बर्ताव कर रहा है। दूसरी तरफ सैम एलेक्स क्लार्क को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। फिर वो चुपके चुपके उसके रूम में जाता है, लेकिन तभी कोई पीछे से आकर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है और अंधेरे में खड़ी एक औरत पूछती है क्या तुम मुझे मारने आए हो? सैम कहता है अगर तुम एलेक्स क्लार्क हो तो हाँ, लेकिन उसके पीछे खड़ा आदमी उसके सिर पर गन मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर अगले दिन सुबह रीड अपनी बताई हुई जगह पर हेलन का इंतजार कर रही थी ताकि वो कोल एटवुड को लेकर वहां पर आ जाए। डानी भी उस समय उसके पास ही खड़ी थी। फिर वो रीड को कहती है कि हम हेलन पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम जानती ही हो, और ये बात कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी जब हेलन उठती है तो अपनी ज्वेलरी को देखकर उसे याद आता है कि जेसन की डेथ वाली रात जो लड़की मरी थी वो भी ज्वेलरी शॉप में ही काम किया करती थी। फिर वो जेसन के दिए हुए गिफ्ट के बॉक्स के ऊपर से उसकी शॉप का नाम पढ़ती है और वहां पर जाने लगती है। क्रिसमस के कारण मार्केट में काफी भीड़ थी। फिर हेलन उस शॉप में जाकर ओनर से पूछती है जैसी अंगूठी मैंने पहनी है मुझे सेम ऐसी ही अंगूठी चाहिए। फिर जब ओनर उस अंगूठी को देखने लगता है तो हेलन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। फिर जैसे ही वो बूढ़ा बेहोश होता है हेलन शॉप क्लोज कर देती है। फिर अंदर जाकर वो तिजोरी को ओपन करती है और उसमें छानबीन करने लगती है। तभी तिजोरी में उसे एक छोटा सा वीडियो कैमरा मिलता है। फिर हेलन जब उस कैमरे को अपने साथ ले जाने लगती है तो उसे अपने सामने डानी खड़ी हुई दिखती है। डानी कहती है तो ये कैमरा तुम्हें मिल ही गया, अच्छी बात है। फिर हेलन सब समझ जाती है और उससे पूछती है तो क्या रीड तुम्हें मेरी जगह पर लाना चाहती है? डानी कहती है तुम तो समझदार निकली, मैंने तुम्हारे पति को तुम्हारे अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब बेचारे को रोने के लिए किसी कंधे की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज तुम ही कुछ उसके बारे में बताकर मेरी हेल्प कर दो कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं, ताकि तुम्हारे बाद मैं उसका ख्याल रख सकूं। तुम्हारे बच्चे मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी देखभाल तो करनी ही पड़ेगी। बच्चों का नाम सुनते ही हेलन अपना कोट उतार देती है और उस शॉप का शटर डाउन कर देती है। फिर वे दोनों ही अपने अपने चाकू निकाल लेती हैं। डानी को बेचारी को पता ही नहीं था उसने किससे पंगा लिया है। हेलन ने तो टॉप के असैसिन फिंच को जिंदा नहीं छोड़ा, तो ये किस खेत की मूली है। फिर हेलन उसको घायल करके उसके गले पर चाकू लगाकर पूछती है क्या आगे से मेरे बच्चों का नाम लोगी? डानी कहती है नहीं। फिर हेलन उसकी जान बख्श देती है और कहती है अपनी जान को क्रिसमस का गिफ्ट समझो और रीड से कहना अगर मेरी रिप्लेसमेंट करनी है तो खुद आकर लड़े। फिर हेलन अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और उस डिवाइस में से फुटेज को अपने फोन में ट्रांसफर करके देखती है। फुटेज में चीनी एम्बेसडर जब अपने ऑफिस में था तो उसके पास ट्रेंट क्लार्क आता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी के कहने पर ही आया हूँ,
फिर एम्बेसडर कहता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने ही उसे नशे की लत लगाई है। फिर उन दोनों में बहस हो जाती है और गुस्से में वो एम्बेसडर को जोर से धक्का दे देता है, जिसके कारण वो दूर जाके गिरता है और टेबल लगने से वो मर जाता है। फिर ट्रेंट घबरा जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बेसडर तो मर चुका था। फिर वो घबराकर अपनी मॉम के पास कॉल करता है और बताता है कि मुझसे एक गड़बड़ हो गई है। फिर उसकी माँ वहाँ पर अपने आदमियों को भेजती है, जिनमें कमिश्नर स्टीवन भी था। फिर उसके ही कहने पर वे सभी लोग एम्बेसडर को ड्रग का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि ये साबित हो जाए कि ड्रग की ओवरडोज की वजह से एम्बेसडर की मौत हो गई। ये सब देखकर हेलन के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। अब उसे भी सही फैसला लेना था कि उसे दो देशों के बीच जंग रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी भी वो ब्लैक डव है और रीड के लिए काम करती है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जब सैम को होश आता है तो वो अपने सामने एलिनोर और काई मिंग चैन को बंधा हुआ देखता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है उठ जाओ बच्चे, आज क्रिसमस है। दूसरी तरफ हेलन रीड के पास फोन करती है और कहती है कि मुझे मारने के लिए किसी प्रोफेशनल को तो भेजती, तुमने तो एक बच्ची को भेज दिया। रीड कहती है कि मैंने तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम गद्दार निकली। मैंने सोचा कम से कम सैम तो वफादार निकलेगा, इसलिए मैंने उसे एलेक्स क्लार्क को मारने के लिए भेजा। कमबख्त वापस लौटा ही नहीं। ये बात सुनकर हेलन कहती है क्या तुमने सैम को अकेले ही वहाँ पर मरने के लिए भेज दिया? मुझे वो एड्रेस दो अभी। रीड कहती है अगर तुम्हें एड्रेस चाहिए तो पहले तुम मुझे रिकॉर्डिंग डिवाइस दो, क्योंकि एक वही डिवाइस है जो दो देशों के बीच में लड़ाई रुकवा सकता है। लेकिन हेलन कहती है कि अगर मेरे पास वो डिवाइस नहीं हुआ तो मैं सैम को नहीं छुड़वा पाऊंगी। फिर वो अपनी कार की डिग्गी में से अपनी गन निकालकर लोड कर लेती है और चली जाती है एलेक्स क्लार्क को मारने के लिए। फिर रास्ते में वो विलियम्स को भी फोन करके बुला लेती है और उससे पूछती है क्या सैम ने तुम्हें बताया कि वो कहाँ जा रहा है? विलियम्स कहती है नहीं। हेलन कहती है चलो छोटी सी दुनिया है, ढूंढ ही लेंगे। दूसरी तरफ सैम खुद को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों लड़कियां आपस में गप्पे लड़ा रही थी। काइमिंग पूछती है कि तुम्हारी फेवरेट क्रिसमस मूवी कौन सी है? एलिनोर कहती है कि 1 साल पहले मूवी ज्ञान चैनल पर क्रिसमस स्पेशल मूवी आई थी वायलेंट नाइट, उसमें बहुत खून खराबा था, वही मेरी फेवरेट मूवी है। फिर सैम कहता है मेरी हेल्प करो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ हेलन ट्रेंट क्लार्क को ढूंढ लेती है और जब वो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए तो हेलन कहती है तुम्हारी माँ। फिर हेलन उसको उसकी वीडियो फुटेज दिखाती है जिसमें उसने गलती से चाइनीज एम्बेसडर को मार दिया था। फिर विलियम्स उसको गन पॉइंट पर लेकर कहती है जल्दी अपनी माँ को फोन कर वरना वो मेरी फ्रेंड को मार देगी। फिर हेलन बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काई मिंग भी तुम्हारी माँ के पास ही है, जल्दी बता दो वरना वो भी मारी जाएगी। फिर एलेक्स अपनी माँ का नंबर मिलाकर उसे दे देता है। जब वो फोन उठाती है तो हेलन कहती है अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो 1 घंटे में आकर मुझे मिलो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी क्योंकि तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। फिर वे दोनों ट्रेंट को भी अपने साथ ले जाती हैं। रास्ते में हेलन पूछती है तुम काई मिंग को ड्रग्स क्यों देते थे? ट्रेंट कहता है ताकि वो मुझे पसंद करे। फिर हेलन कहती है आगे से किसी को इम्प्रेस करना हो तो उसे खाने पर ले जाना, फूल देना मगर ड्रग्स मत देना। तभी मॉलिस हेलन के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं बच्चों को अपने साथ लेकर आया हूँ, तुम जैसे ही फ्री हो तो मुझे कॉल कर लेना। तभी हम कोल एटवुड को देखते हैं जो वापस एम्बेसी में जा रहा था और जो चाइनीज पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे थे वे भी उस समय बाहर ही बैठे हुए थे। तभी कोल बिल्डिंग के अंदर जाता है और मिच से मिलता है। मिच कहता है तुम कहाँ थे? सब लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, चलो मेरे साथ। क्या तुम्हारे पास गन है? अगर नहीं है तो हम दे देंगे। दूसरी तरफ हेलन ट्रेंट को लेकर उसकी माँ के अड्डे पर पहुंच जाती है। फिर वो ट्रेंट की पॉकेट में अपनी गन छुपा देती है क्योंकि उसे पता था कि अंदर जाने से पहले उसकी गन ले ली जाएगी। फिर अंदर जाकर वो अपने साथियों को रिलीज कर देते हैं और कहते हैं जल्दी से निकलो यहाँ से। लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाती है और कहती है इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जा पाओगी क्योंकि इस मीटिंग का मतलब है लेन देन, लाओ डिवाइस मुझे दे दो। फिर हेलन उस डिवाइस को निकाल कर दिखाती है। एलेक्स पूछती है तुमने देखा तो होगा, क्या मेरे बेटे ने ही एम्बेसडर को मारा था? हेलन कहती है नहीं, इसने तो सिर्फ उसे धक्का दिया था, वो बेचारा अपने आप ही मर गया। ये बात सुनकर एलेक्स पूछती है बेटा क्या ये सच बोल रही है? ट्रेंट कहता है ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी एलेक्स के पीछे वाला आदमी कहता है ये कुछ भी जानबूझकर नहीं करता, बस अपने आप हो जाता है और हम इसकी भरपाई करते रहते हैं। फिर हेलन पूछती है क्या तुम वही हो
जो फोन पर मुझे धमकियां दे रहे थे। मैंने तो सोचा तुम पूरी फौज लेकर आओगे। फिर एलेक्स कहती है मेरी बात कान खोलकर सुनो, अगर हम पर जरा सी भी आंच आई तो तुम सब पर कहर बरसेगा और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चलो जल्दी से वो रिकॉर्डर मुझे दे दो। फिर हेलन वो रिकॉर्डर उसे दे देती है। फिर वो उस रिकॉर्डिंग को चलाकर देखते हैं। काइमिंग भी उस रिकॉर्डिंग को देखकर हैरान हो जाती है और ट्रेंट को गुस्से भरी नजरों से देखने लगती है। दूसरी तरफ मोलिस और उसका साथी पीएम के पास जाते हैं और बताते हैं कि अमेरिकन को लगता है कि कोई टेप है जिसके अंदर एम्बेसडर की मौत की वीडियो है और अब वे उसे ही हासिल करने के लिए जा रहे हैं। ये बात सुनकर पीएम एलेक्स के पास मैसेज भेजता है, अमेरिकन ऑन द वे, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है कि कुछ भी खबर मिले तो मुझे बताते रहना। फिर वो मैसेज पढ़कर एलेक्स कहती है कि जिसे जो चाहिए था वो मिल गया, अब हम सभी को यहाँ से निकलना चाहिए, हैप्पी क्रिसमस। लेकिन हेलन कहती है मुझे नहीं मिला। एलेक्स कहती है तुम्हारे सभी दोस्त जिंदा हैं और तुम्हें क्या चाहिए। हेलन कहती है सभी दोस्त जिंदा नहीं है, एक को तूने मार दिया और उसकी कीमत भी नहीं चुकाई। फिर वो ट्रेंट की पॉकेट से अपनी गन निकाल लेती है और एलेक्स के ऊपर तान देती है। फिर उसका दोस्त सैम उसे समझाता है कि हमें सभी पिछली बातों को भूलकर यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन हेलन कहती है जब मैं छोटी थी तो मेरा सौतेला बाप, जो कि बहुत ही पियक्कड़ और नशेड़ी था, उसने भी मुझसे कुछ छीन लिया था। ये सोचकर कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन कीमत तो उसे भी चुकानी पड़ी। सैम कहता है हेलन मेरी बात मानो, चलो यहाँ से। फिर एलेक्स कहती है जो लोग मर जाते हैं हम उन्हें जिंदा नहीं कर सकते, इसलिए जो जिंदा हैं उनकी खुशी मनाओ। हेलन कहती है कि मुझे ये जानना है कि आपने जेसन को क्यों मरवाया, कौन था वो, मुझे उसकी सच्चाई बताओ। ये बात सुनकर एलेक्स कहती है कि उसे हमने नहीं मरवाया, इतना सब कुछ करके भी तुम सही लोगों तक नहीं पहुंच पाई। फिर हेलन विलियम्स को आवाज लगाकर कहती है जब तुम जेसन के घर पर मुझे मारने आई तब मुझे मारने के बाद तुम्हें जिसको फोन करके बताना था कि काम हो गया, उस नंबर पर कॉल लगाओ। फिर जब विलियम उस नंबर पर कॉल करती है तो ट्रेंट के फोन पर घंटी बजती है। फिर सब लोग समझ जाते हैं कि ये काम एलेक्स का नहीं बल्कि उसके बेटे का है। तभी विलियम्स बताती है कि नीचे बहुत सारे आदमी आए हैं, वे सभी अमेरिकन थे जो रिकॉर्डर हासिल करने के लिए आए थे। तभी ट्रेंट हेलन के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे माफी मांगता है। वो कहता है मैं तो बस सब कुछ ठीक करना चाहता था, ये साबित करना चाहता था कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। उसकी माँ कहती है हेलन तुम इसकी बात पर यकीन मत करो, वो मैं थी, ये तो बस मुझे बचाना चाहता है। इतने में 2 गाड़ियां चाइनीज लोगों की भी आ जाती हैं। फिर सैम हेलन को समझाता है प्लीज इसे कुछ मत कहना, ये अभी बच्चा है। लेकिन तभी एलेक्स हेलन की गन छीनने की कोशिश करती है और सैम उसके खास आदमी का भेजा उसी की गन से उड़ा देता है। गोली की आवाज सुनकर अमेरिकन और चीनी एक दूसरे को शूट करने लगते हैं और मारे जाते हैं। कोल एटवुड बचकर निकल जाता है। तभी सैम एलेक्स को भी मार देता है। फिर जब वो ट्रेंट को मारने लगता है तो उसे छोटे हेक्टर की याद आने लगती है, लेकिन ये सोचकर कि बाद में ये साला भी हेक्टर की तरह खून पिएगा, वो ट्रेंट को मार देता है। फिर हेलन कहती है तुमने इसे क्यों मारा, ये मेरा बदला था। फिर सैम उसे समझाता है जो होना था हो गया, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। तभी एलेक्स के फोन पर रिंग बजती है। फिर जब सैम फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है कि हमारी तुम पर नजर है, तुम्हें सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। ये बात सुनकर सैम हेलन को कहता है तुम जाओ यहाँ से, हम सब कुछ संभाल लेंगे। फिर हेलन नीचे पड़ा हुआ रिकॉर्डर उठाती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर उसे कोल एटवुड मिलता है जो कि छुपा हुआ था। फिर हेलन उसे रिकॉर्डिंग देती है और कहती है कि एम्बेसडर को ट्रेंट ने मारा था, जाकर चाइनीज को ये दे दो, तुम बच जाओगे। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिच मोलिस को कहता है हमारे लोगों को रिकॉर्डिंग मिल गई है, अब आप घर जा सकते हो, अब चीन को पीछे हटना ही पड़ेगा। तुम्हारा दोस्त स्टीवन भी था उस रिकॉर्डिंग में, मुझे ये बात मीडिया को बतानी ही होगी, उसने जिन जिन के नाम लिए वे सब फंसेंगे। मोलिस कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर मिच कहता है असल में तुम बेदाग हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम जाओ और एंजॉय करो, मैरी क्रिसमस मिनिस्टर। तभी हेलन रीड से जाकर मिलती है और बताती है कि एलेक्स क्लार्क मर चुकी है, मैंने रिकॉर्डिंग देखी, ये काम बहुत ही सहमे हुए बच्चे ने किया था जो एक खतरनाक फैमिली से बिलोंग करता था। रीड कहती है कि इसमें क्लार्क जैसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ होना अपने आप में बहुत बुरा था, लेकिन एक बात CIA और चाइनीज को भी नहीं पता थी कि एम्बेसडर के परिवार पर कोई नजर रखे हुए था। वो थी मैगी जो काइमिंग के बहुत ही करीब थी। वो अपनी दोस्त काइमिंग की कहानियां मीडिया को बेचा करती थी। फिर MI5 ने कहा तुम जो भी कर रही हो करती रहो और असली खबरें हमें दो, बची कुची मीडिया को। इसीलिए उसने काइमिंग के फ्लैट में कैमरा भी लगा दिया और जब उसने फुटेज देखी तो उसे पता चला कि एम्बेसडर के साथ हुआ क्या। वो बेचारी भूल गई थी कि उसका जर्नलिस्ट फ्रेंड फिलिप
वो भी फुटेज को देख सकता था। अब इससे पहले कि वे दोनों कोई और गलती करते, उनको शांत करवाना जरूरी था। फिर फिलिप ने एक गलती कर दी। उसने तुम्हारे हस्बैंड को बता दिया कि उसके पास एम्बेसडर के मर्डर की रिकॉर्डिंग है, और तुम्हारे हस्बैंड ने ये बात स्टीवन को बता दी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि स्टीवन भी उसमें शामिल है। फिर वो फिलिप का पीछा करने लगता है। फिर एक दिन उसने फिलिप को मैगी और जेसन के साथ लंच करते हुए देखा, और फिर उनके जाने के बाद उन्हें तुम मिली, और उसके बाद शुरू हुआ मौत का खेल। तुम्हारा जेसन भी MI5 का एक एजेंट था। ये बात सुनकर हेलन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उसे जेसन के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आने लगते हैं, और फिर वो रोने लगती है। रोते हुए वो कहती है कि मुझे लगा मैं उस पर यकीन कर सकती हूँ। रीड कहती है उस समय वो मिशन पर था, क्योंकि MI5 ढूंढ रही थी कि ऐसा कौन सा खबरी है जो सरकार की बातें लीक कर रहा है। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सब खेल था, लेकिन उसने मरने से पहले अपने सीनियर्स को एक रिपोर्ट दी कि उसके पास तुम्हारे जासूस होने का कोई भी सबूत नहीं है। तुम सिर्फ एक वफादार नागरिक और अच्छी पत्नी हो। उसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया। फिर रीड हेलन को एक ड्राइव देती है और कहती है इसमें हेलन की पूरी डिटेल है, लेकिन यकीन मानो हमेशा सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता। फिर वो कहती है कि कुछ ही महीनों में PM इस्तीफा देने वाले हैं, और फिर तुम्हारे हस्बैंड बनेंगे अगले PM। इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक घर है जहाँ 24 घंटे गार्ड्स तुम्हारी रखवाली करेंगे। मेरी मानो तो वो जगह तुम्हारे बच्चों के लिए सेफ होगी। तुम अब भी मेरी टीम में हो। मैरी क्रिसमस। अब सैम भी वापस माइकल के पास लौट जाता है। माइकल पूछता है क्या सब कुछ खत्म हो गया? सैम कहता है हाँ, और फिर वे दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। तभी रात को वहाँ थोड़ी हलचल होती है और सैम की आंख खुल जाती है। फिर वो अपनी गन निकालता है और दबे पांव देखने के लिए जाता है कि कौन आया है। तभी वो देखता है लिविंग रूम में हेक्टर बैठा हुआ था। हेक्टर कहता है कि मुझे मेरे भाइयों से बहुत नफरत थी, क्योंकि वो एक नंबर के हरामी थे, लेकिन उनकी मौत पर मेरी माँ का दिल टूट गया। मुझे उनकी मौत का बदला लेना है। सैम कहता है अगर मैं ये काम नहीं करता तो कोई और कर देता, और वो शायद तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ता। फिर हेक्टर कहता है कि तुम मेरे मसीहा बनकर आए हो, क्योंकि कल तुमने एक बड़ी गैंग का खात्मा कर दिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं जो तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे। अब मेरे पास भी तुम जैसा आदमी नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो मुझसे हाथ मिला सकते हो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होगा। मैं जानता हूँ तुम दिल के बहुत अच्छे हो, तभी तुमने 8 साल पहले मुझे नहीं मारा, लेकिन मेरे ऑफर के बारे में सोचना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद सैम माइकल के गले मिलता है और हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। हेलन भी उस समय नदी के किनारे बैठी हुई थी और उसके हाथ में वही ड्राइव थी जिसके अंदर जेसन की सच्चाई थी। फिर वो उठकर किनारे पर जाती है और उस ड्राइव को पानी में फेंक देती है, क्योंकि रीड ने सही कहा था, कुछ सच्चाइयों को ना ही जानो तो बेहतर है। तभी सैम लेनी आंटी के पास जाता है और कहता है कि हेक्टर ने मुझे जॉब ऑफर की है, अब हमारे सौदे को भूल समझकर उस पर मिट्टी डाल देना। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम गई। फिर लेनी आंटी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है और सैम उठकर वहां से चला जाता है। पीछे से आंटी कहती है फिर मिलेंगे सैम। तभी हेलन भी उदास मन से अपने घर पहुंच जाती है और सोचती है कि मॉलिस अभी भी उससे रूठा होगा, लेकिन फिर जब वो घर के अंदर जाती है तो उसके बच्चे उसके पास आते हैं और कहते हैं सेंटा क्लॉज सच में आए थे। फिर उसका पति कहता है कि हमें गिफ्ट्स खोलने चाहिए, और अपने पति को खुश देखकर वो भी खुश हो जाती है। उसके हस्बैंड को शायद डानी की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उनके मन में हेलन के प्रति प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। फिर अगले दिन सुबह हेलन सैम के पास कॉल करती है और उसे क्रिसमस पर इनवाइट करती है। सैम पूछता है क्या तुम्हारे हस्बैंड को बुरा नहीं लगेगा? हेलन कहती है मैंने उन्हें बता दिया, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। फिर कुछ देर बाद सैम वहाँ पर आ जाता है जो बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आया था। फिर हेलन सैम को अपने हस्बैंड से मिलवाती है। उसके हस्बैंड पूछते हैं तुम क्या काम करते हो? सैम कहता है मैं इंश्योरेंस कंपनी में हूँ। फिर हेलन और सैम बाहर बालकोनी में चले जाते हैं। सैम कहता है कुछ समय बाद मैं लंदन छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम्हारे लिए मैं फिर से आ जाऊंगा। तो दोस्तों, लाइफ में ऐसा दोस्त होना बहुत जरूरी है जो आपके सुख में चाहे ना आए, लेकिन मुसीबत में हर पल आपके साथ खड़ा रहे। अगर आपके पास भी ऐसा दोस्त है तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखना और इस वीडियो को उसके पास शेयर करना। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट छोड़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम मिलेंगे ऐसी ही और धमाकेदार वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय।